टू योर चैनल न्यू ज्ञान नवोदयन। तो देखिए हमने अपना कहाँ तक का टॉपिक खत्म कर लिया था। हमने अपना जो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन तक का टॉपिक खत्म कर लिया है। आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, हमारा थोड़ा ही बचा हुआ है। ठीक है, हमारा फिर आराम से कंप्लीट हो जाएगा और ये खत्म होने के बाद हम लोग इसके भी करीब करीब 200 प्लस क्वेश्चन, 200 प्लस ही रहेंगे। ठीक है, करेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कवर हो जाती है क्वेश्चंस के साथ में हमारी। तो ठीक है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो देखिए, जब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मैंने आपको बताया था, यहाँ सब क्या है, वहां पे देखिए किसने, डार्विन साहब ने बताया था कि जो मोर प्रोजेनी लीव करेंगे, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिवली फिटनेस होंगे उन्हीं को नेचर सिलेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारी बात करेंगे आगे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए पहले एक साइंटिस्ट का मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे आपके एक साइंटिस्ट का नेम आता है ह्यूगो डी व्रीज। किसका, यहाँ पे जो साइंटिस्ट का नाम आता है वो है ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज का नाम आता है यहाँ पे। तो ये साइंटिस्ट ने इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने देखिए वर्क किया था किसके, इन्होंने वर्क किया था इवनिंग प्राइम रोज पे। इवनिंग प्राइम रोज पे इन्होंने वर्क किया था। ठीक है, इस पे इन्होंने वर्क किया था और इन्होंने देखिए एक म्यूटेशन के बारे में बताया था। किसके बारे में, इन्होंने बताया था म्यूटेशन का, इन्होंने आइडिया दिया था, गेव द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, गेव द आइडिया ऑफ किसका, म्यूटेशन का। इन्होंने आइडिया दिया था हमको म्यूटेशन का, किसने, ह्यूगो डी व्रीज साहब ने हमें बताया था। और इन्होंने देखिए वर्क किस पे किया था, इवनिंग प्राइम रोज पे। और इसका दूसरा नाम भी मतलब कि बताया जाता है कि ओइथेनिया और ऑर्थीनिया लेमार्कियाना। ठीक है, ये इसका जो है ये साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि अगर मैं लिख के बता देता हूं, इन्होंने बोला था कि जब सिंगल मतलब कि लार्ज डिफरेंस देखते हैं, क्या उन्होंने बताया था कि म्यूटेशन जो आपके होते हैं, म्यूटेशन जो होते हैं इनके अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, वो देखिए म्यूटेशन जो इनके अकॉर्डिंग होते हैं वो पहली बात तो डायरेक्शनल नहीं होते। ये इन्होंने बोला था कि म्यूटेशन रैंडम एंड डायरेक्शनलेस होते हैं, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग ये भी है कि म्यूटेशन हमारे क्या स्पेसिएशन कराते हैं। ठीक है, यानी म्यूटेशन अगर नहीं होंगे तो न्यू स्पीसी कैसे बनेगी। इन्होंने ये भी बताया था कि म्यूटेशन आपके क्या करवाते हैं, स्पेसिएशन, यानी न्यू स्पीसी का बनना। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया था भाई जब म्यूटेशन होंगे तभी तो न्यू स्पीसी बनेगी। इसके बारे में भी आपको आगे एग्जांपल देके भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे इनके पैरेलल एक साइंटिस्ट आते हैं कौन, डार्विन। हम पढ़ चुके डार्विन साहब के बारे में अभी पीछे। तो डार्विन जी ने बोला कि जो म्यूटेशन है वो रैंडम डायरेक्शनलेस नहीं होते। उन्होंने बोला कि रैंडम एंड डायरेक्शनलेस नहीं होते, उन्होंने बोला ग्रेजुअल एंड डायरेक्शनल होते हैं। कैसे, ग्रेजुअल इन्होंने बताया, किसने, ये डार्विन साहब ने बताया। डार्विन साहब ने बताया कि जो म्यूटेशन आपके होते हैं, ठीक है, म्यूटेशन आपके होते हैं कैसे, ग्रेजुअल एंड डायरेक्शनल, यानी धीरे धीरे होते हैं और एक डायरेक्शन में होते हैं, ग्रेजुअल एंड डायरेक्शनल। लेकिन उन्होंने क्या बताया, ह्यूगो डी व्रीज ने बताया कि नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं, सडन, यानी सडन एंड नॉन डायरेक्शनल। और उन्होंने स्पेसिएशन का मतलब कि टर्म भी दिया कि न्यू स्पेसी जो है म्यूटेशन के बाद ही बनती है। उसके उन्होंने क्या बोला था, साल्टेशन। ह्यूगो डी व्रीज ने बोला था साल्टेशन, क्या बोला था, साल्टेशन। अब साल्टेशन का मतलब उन्होंने क्या बोला था, देखिए साल्टेशन, साल्टेशन का मतलब उन्होंने बोला था सिंगल स्टेप, ध्यान देना, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। कैसा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है, तो अब आगे मैं पढ़ा देता हूं आपको। इतना आपको समझ में आ गया। आपको देखिए याद करना है कि किस पे उन्होंने वर्क किया था
और बोला क्या क्या था। अब चलिए आराम से बढ़िया आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने बोला, देखो पहले यहाँ पे पूरा टॉपिक पढ़ते हैं शुरू से। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पेसिएशन अकर, यहाँ पे स्पेसिएशन कैसे होगा और वेरिएशन का मतलब कि ओरिजिन कैसे होगा। ठीक है, तो क्या देखेंगे यहाँ पे, इवन दो मेंडल हैड टॉक्ड अबाउट इनहेरिटेंस फैक्टर्स, ये हमें मेंडल साहब ने बताया था फैक्टर्स के बारे में, जिन्हें हमने बाद में जीन बोला था। इन्फ्लुएंस फिनोटाइप, जो फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करता है। देखिए अभी ये मतलब कि एक बेसिक है, अभी आगे यहाँ पे समझ में आएगा। डार्विन आइदर इग्नोर्ड ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस और केप्ट साइलेंस, या तो उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया तो साइलेंट, यानी इससे उन्हें मतलब नहीं था। आगे उन्होंने कहा इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी के पहले दशक में। ठीक है, फर्स्ट डिकेड में 20 सेंचुरी में उन्होंने क्या देखा, 20 सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में ह्यूगो डी वृज साहब है। ठीक है, ये साइंटिस्ट जो है इन्होंने वर्क इसके किया, ही बेस्ड हिज वर्क बेस्ड ऑन इवनिंग प्राइम रोज, इन्होंने इवनिंग प्राइम रोज पे जो है काम किया। ठीक है, इस पे इन्होंने काम किया, तो यहाँ पे इन्होंने क्या आइडिया मतलब ब्रॉट फोर्थ आइडिया ऑफ द म्यूटेशन, इन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया। किसने, ह्यूगो डी वृज साहब ने, मैंने अभी आपको पीछे बताया ना, इन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया और वर्क किस पे किया। देखिए मैं जो बिल्कुल सर्कल मार देता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। ठीक है, वही मेन आपके इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। इन्होंने म्यूटेशन का आइडिया दिया, तो इन्होंने क्या बोला, लार्ज डिफरेंसेज अराइज सडनली। ठीक है, सडनली यानी बहुत ज्यादा डिफरेंसेज आपको सडनली दिखेंगे, यानी इनका कहने का मतलब सीधे कि म्यूटेशन जो है आपकी वो सडनली होती है। ठीक है, बस वही ये बोल रहे हैं, और कैसी, लार्ज डिफरेंस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ही बिलीव डेट हिज म्यूटेशन विच कॉजेज इवोल्यूशन, यानी जब म्यूटेशंस होगी तभी तो इवोल्यूशन होगा इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला कि जब म्यूटेशन देखने के लिए मिलेगा तभी तो इवोल्यूशन होगा। एंड नॉट द माइनर वेरिएशंस हेरिटेबल डेट डार्विन टॉक्ड अबाउट, यहाँ पे छोटे मोटे वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, तो म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, इनके देखिए जो है रैंडम यानी अचानक होंगे और डायरेक्शनलेस होंगे, और कैसे, लार्ज डिफरेंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, रैंडम और डायरेक्शनलेस होंगे, लार्ज यहाँ पे ये मतलब कि रैंडम एंड डायरेक्शनलेस म्यूटेशन देखने के लिए मिलेंगे। ये वही देखिए दूसरे इनके पहले ली डार्विन साहब ने क्या किया, डार्विन जी ने क्या बोला कि यहाँ पे देखिए कैसे सडन हो रहे थे हमारे क्या, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, लेकिन इन्होंने बोला था कि डायरेक्शनल होंगे और कैसे सडन नहीं होंगे, ग्रेजुअल होंगे, धीरे धीरे होंगे। ठीक है, ये देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। While Darwinian variations are small and directional, यानी स्मॉल होंगे और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे, लेकिन उनके केस में क्या था, लार्ज और नॉन डायरेक्शनल थे। ठीक है, इवोल्यूशन फॉर डार्विन वॉज ग्रेजुअल, धीरे धीरे, मतलब कि देखिए डार्विन साहब के अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन है वो धीरे धीरे होता है, लेकिन ह्यूगो डी वृज के अकॉर्डिंग सडनली होता है। While डी वृज बिलीव्ड म्यूटेशन कॉज्ड स्पेसिएशन, ये तो देखिए ह्यूगो डी वृज साहब ने बोला कि जब म्यूटेशन होगा तभी तो न्यू स्पेसी बनेंगी, यही मतलब कि ह्यूगो डी वृज साहब ने बोला। और इस टर्म को उन्होंने क्या दिया नाम, इस टर्म को बोला उन्होंने साल्टेशन, यानी सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, यानी एक छोटे से स्टेप से ही, सिंगल स्टेप से बहुत ज्यादा म्यूटेशन देखने के लिए मिलेगी। यही तो उन्होंने बोला था कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन हमारे ये क्या, साल्टेशन, इससे क्या होता है, इससे न्यू स्पीशीज जो है बनती है। म्यूटेशन कॉज्ड स्पेसिएशन। ठीक है, ये देखिए सिंपल टर्म इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट सम क्लियरिटी, बाद में कुछ क्लियरिटी आई। यहाँ पे देखिए आपका ये बढ़िया टर्म आ गई। यहाँ पे क्या है, इससे देखिए एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही है। देखिए मतलब कि बनता ही है का मतलब कि मोस्टली चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। तो अब हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में क्या है, देखो पहली बात तो यहाँ पे कुछ जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में बात किया गया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में, और यहाँ पे मतलब कि स्टेबिलिटी के बारे में बात किया गया था कि यहाँ पे कोई भी म्यूटेशन वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो है एक मतलब कि कोई जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है, एक इक्विलिब्रियम यहाँ पे एक बना रहेगा। ठीक, वही इन्होंने बोला। इन्होंने क्या बोला, इन ए गिवन पॉपुलेशन, इन्होंने पहली बार देखी, याद कर लीजिए, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल।
हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, देखिए पहली बात तो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल जो है लार्ज पॉपुलेशन में देखने के लिए मिली। कैसी, इनके अकॉर्डिंग लार्ज पॉपुलेशन, स्मॉल में नहीं लार्ज में। तो यही एक इंपॉर्टेंट टर्म हो गया, क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि स्मॉल पॉपुलेशन में या लार्ज पॉपुलेशन में। तो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल आपका लार्ज पॉपुलेशन में। और यहाँ पे क्या मतलब उन्होंने बोला कि इन अ गिवन पॉपुलेशन, यानी ये कोई पॉपुलेशन दी है, ठीक है, वहां से फ्रीक्वेंसी जब हम फाइंड करेंगे किसी जीन की, ठीक है, व्हेन, मैं देखिए लिख देता हूं, इन गिवन पॉपुलेशन, इन गिवन, देखिए राइटिंग से थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, वैसे मैं कोशिश करता हूँ ठीक से लिखूं, ठीक है। इन गिवन पॉपुलेशन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ से उन्होंने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करी, ठीक है, यहाँ से उन्होंने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करी, किसकी, एलील्स की, किसकी, एक जीन के एलील की। मैंने आपको बताया था ना इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में कि एक जीन के दो एलील, जैसे मान लीजिए कि आई जीन के हमारे 3 एलील थे, आई, आई ए, आई बी, ठीक है। ऐसे ही हमने मान लीजिए वहां पे लिया था किसके, हमने जैसे बहुत सारे लिए, जैसे हम येलो के मान लीजिए लिए थे हमने वाई और वाई, ठीक है। ऐसे ही मतलब कि एक जीन के 2 एलील्स यहाँ पे लिए, तो उन्होंने क्या किया, देखिए मैं डेफिनेशन पूरी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि जब एक पॉपुलेशन में उन्होंने देखा, ठीक है, तो सब एक मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी थी एक लार्ज पॉपुलेशन में, जब उन्होंने लार्ज पॉपुलेशन, पहली बात तो ये लार्ज पॉपुलेशन वाला याद रखना, वहां पे उन्होंने जब एक पॉपुलेशन में जीन देखे, ठीक है, जीन एलील ऑफ ए जीन, एलील ऑफ ए जीन उन्होंने देखा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पे किसके फ्रीक्वेंसी की बात किया गया, फ्रीक्वेंसी इज सपोर्टेड टू रिमेन फिक्स्ड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशंस। उन्होंने बोला कि एक पॉपुलेशन में जो जीन और एलील्स की फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स रहेगी, कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी, और इवन जनरेशन टू जनरेशन, उन्होंने बोला कि नेक्स्ट जनरेशन में भी फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, और उन्होंने बोला कि ऑल फ्रीक्वेंसीज इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल कांस्टेंट, ठीक है। देखिए दूसरी डेफिनेशन बताते हैं दूसरे तरीके से, ऑल द, मतलब कि उन्होंने बोला एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन, मैंने आपको यही तो बोला अभी, एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन, इन ए पॉपुलेशन, एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन, इन्होंने क्या बोला कि स्टेबल एंड कांस्टेंट रहेगी, कैसी, स्टेबल एंड कांस्टेंट, स्टेबल एंड कांस्टेंट, इन्होंने बोला कि कांस्टेंट नहीं, क्या, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इन्होंने बोला कि थ्रू द सेम जनरेशंस, और मतलब कि थ्रू द सेम जनरेशंस, यानी आगे जनरेशन में भी सेम रहेगी। लेकिन ऐसा देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना तरीका बताया, ठीक है। तो अब मैं इतना आपको पहले पढ़ा देता हूं, देखो उन्होंने बोला इन ए गिवन पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन दी हुई है, पहली बात यहाँ पे देखिए लिखा हो या ना लिखा हो मुझे मतलब नहीं, मैं आपको बता दें लार्ज पॉपुलेशन की बात यहाँ पे इन्होंने की थी। गिवन पॉपुलेशन वन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ एलील्स ऑफ जीन्स ऑफ लोकस, ठीक है। यहाँ पे एक गिवन पॉपुलेशन में एलील्स की फ्रीक्वेंसी, एलील ऑफ ए जीन और लोकस, यानी मैंने आपको बताया था कि जी जीन्स कहाँ पे आपके पाए जाते हैं, मान लीजिए मैंने आपको बताया था ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपको जीन पाया जाता है, मैंने आपको लिंकेज पढ़ाया था तब भी बताया था, यहाँ पे मान लीजिए आपको जीन पाया गया, यहाँ भी जीन पाया गया, मतलब कि लोकस में जीन पाया जाता है। तो वही बोला इन्होंने कि जब एक गिवन पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की किसकी, जीन्स के एलील्स की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा इन्होंने, दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स, उन्होंने इस फ्रीक्वेंसी को फिक्स माना,
ठीक है, एंड इवन रिमेन इन द सेम थ्रू जनरेशन, आगे जनरेशन में भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ऐसा उन्होंने बोला। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन उन्होंने यूज की? उन्होंने इक्वेशन यूज की थी, देखो अब आपको मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ जो हमने 8th 9th 10th में अपने पढ़ा हुआ होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, पढ़ा ही होगा यार, मतलब कि जब 12th तक या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ तक तो पहुंचे ही होगे। a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा उन्होंने लिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया यहाँ पे? उन्होंने लिया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ऐसा उन्होंने लिया। तो उन्होंने देखा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने इसको मान लीजिए डोमिनेंट मान लिया, कैसा? ए कैपिटल ए, इसको उन्होंने रिसेसिव मान लिया। तो ये ए स्क्वायर हो गया ना, ये भी ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या 2a ऐसा माना उन्होंने, इसको माना उन्होंने हेट्रोजाइगस। ठीक है, ये हो गए आपके होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हो गए, देखिए मैंने एक एक बताया आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, ये हो गए हमारे होमोजाइगस। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब कि उन्होंने बोला कि जो हमारा ए लिया, उन्होंने ए लिया पी स्क्वायर की जगह, इन्होंने पी स्क्वायर की जगह क्या ए लिया, इसको बोला उन्होंने होमोजाइगस डोमिनेंट। कैसा? होमोजाइगस डोमिनेंट। और इसको उन्होंने क्या बोला? इसको उन्होंने बोला हेट्रोजाइगस रिसेसिव। कैसा? होमोजाइगस रिसेसिव, यार मुझे भी क्या हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव यहाँ पे उन्होंने बोला, होमोजाइगस आप समझ लीजिए फिर रिसेसिव। ठीक है, और उन्होंने इसको बोला क्या? हेट्रोजाइगस। किसको? 2p q, यानी 2 कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको बोला उन्होंने हेट्रोजाइगस। ठीक है, ये जो है आप याद रख लीजिए, ये अभी आपको बेसिक टर्म मैंने बता दिए, अभी आगे आपको यहाँ पे मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा पहले से ही बता दिया, एक बेसिक टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब कुछ हमारे टर्म्स आएंगे। ठीक है, कुछ हमारे टर्म्स क्या आएंगे यहाँ पे, जैसे जीन पूल ईटीसी आ गया, आगे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। पहली बात तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल के बारे में क्या बताया, मैंने आपको बताया। और देखो एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे जो हमने इक्वेशन बनाई ना, ये उन्होंने बोला इसको कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी इन्होंने बताया। ठीक है, ये इन्होंने बताया। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए फिर भी आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी उन्होंने बोला था। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका This principle says that allele frequency in a population are stable and constant from generation to generation। मैंने आपको यही जस्ट ऊपर अभी बताया कि इस प्रिंसिपल में उन्होंने क्या बताया कि एलील फ्रीक्वेंसी जो होती है, ठीक है, ऊपर भी तो वही बात कर रहा था, एक गिवन पॉपुलेशन में, और कैसी पॉपुलेशन में? लार्ज पॉपुलेशन में। ठीक है, तो वहां पे क्या होती है? स्टेबल होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, द जीन पूल। अब जीन पूल क्या है? टोटल जीन्स एंड दियर एलील्स इन अ पॉपुलेशन, यानी पूरे पॉपुलेशन में आपके जितने भी जीन्स पाए जाएंगे वो आपके जीन पूल होंगे। ये देखिए टर्म याद कर लीजिए। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, टोटल जीन्स एंड दियर एलील्स इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। पूल मतलब कैसे? पूल मतलब एक तालाब के जैसे, कुछ आपको समझ में आता है, वहां के पानी भरा होता है। तो यहाँ पे जीन पूल यानी एक जीन के पूल की बात कर रहा है कि एक पॉपुलेशन में जितने भी हमारे जीन्स होंगे डेट इज कॉल्ड जीन पूल, ये जीन होंगे या उसके एलील्स होंगे। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट, ये सारे जो है कैसे कांस्टेंट होते हैं, किसके? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम, यानी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि एक, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऐसा बताया था उन्होंने। ठीक है, फिर आगे क्या है? उन्होंने दिया सम टोटल ऑफ ऑल एलील फ्रीक्वेंसी, एक पॉपुलेशन में जितनी भी फ्रीक्वेंसी होंगी वो सारी 1 के बराबर होंगी। मान लीजिए P और Q हैं तो इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। फिर क्या? इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल कैन बी। अब देखो यहाँ पे वही है आपका दिया हुआ है क्या,
मैंने आपको अभी बताया ना, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज, फॉर एग्जांपल हमने किसी इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसीज ले ली, कैन बी नेम्ड एज पी एंड क्यू, ठीक है, कैपिटल पी स्मॉल क्यू ईटीसी, हमने किसी इंडिविजुअल को ले ली। अब हम इनका भाई देखिए, एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स होते हैं बहुत सारे, उनको मिला करके एक पॉपुलेशन बनती है। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि टोटल सम जो होता है कितना, 1 होता है, ठीक है। इन्हें डिप्लॉयड पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, मैंने अभी आपको जस्ट पीछे बताया था, और एलील ए, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था पी स्क्वायर, क्या बताया था मैंने आपको, पी स्क्वायर बताया था ए। तो अगर इसका मतलब रूट लगा दो जैसे, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू ए आपका हो गया। बात तो एक इतनी मैथ तो यार आती ही होगी। वही यहाँ पे इन्होंने बोला है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन इज सिंपली पी स्क्वायर। लो जो मैंने बताया वो भी आपको मिल गया। दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अदर वेज, कैसे, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील ए विद फ्रीक्वेंसी ऑफ पी, देखो इन्होंने ए को पी से कंपेयर कर दिया, मैंने यही तो आपको अभी पीछे बताया था, ऑन द बोथ क्रोमोजोम्स, क्या बोला, ए विद फ्रीक्वेंसी पी अपीयर ऑन द बोथ द क्रोमोजोम, दोनों क्रोमोजोम ऑफ ए डिप्लॉयड इंडिविजुअल इन सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, क्या बोला उन्होंने, पी स्क्वायर, ठीक है। वही है यहाँ पे, वही देखो टर्म है यार, ऐसे लिख दिया और कुछ नहीं है, सिंपली ऑफ ए क्यू स्क्वायर। मैंने आपको ये बताया कि हम यहाँ पे जो है स्मॉल क्यू को स्क्वायर को इज इक्वल टू स्मॉल ए ये हम लिखेंगे, मैंने आपको बोला था, ठीक है। और इसको भी देखिए इन्होंने लिखा क्या, ए को इन्होंने लिखा इज इक्वल टू 2pq इन्होंने लिखा। फिर क्या है, हेंस देखो अब यहाँ पे ये आ गया, देखो भाई बात तो एक ही है ना यार, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अब दोनों अगर तुम स्क्वायर कर दोगे तो भी तो 1 ही रहेगा भाई, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही तो होता है। तो लिख लो, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। देखिए कितना सिंपल है भाई, इसका स्क्वायर लगाने से क्या मतलब है, 1 का स्क्वायर 1 ही तो हो जाएगा। वही इन्होंने अपने उसमें बताया, मैंने इसीलिए आपको पहले बता दिया कि आपको जो है बेसिक टर्म्स में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो p प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, वही ये बात मैंने 2pq बाद में लिख दी, यहाँ पहले लिख दिया। दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। व्हेन द फ्रीक्वेंसी मेजर्स डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज, अगर फ्रीक्वेंसी मेजर करने पे एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग आ गई, द डिफरेंस डायरेक्टेड इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। अब देखिए ये लाइन आपको जो है इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन, ये आपको इंपॉर्टेंट है। देखो उन्होंने बोला कि किसी भी मतलब की इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी जब हम एक पॉपुलेशन में क्या करेंगे, हम जब उनका सम करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। लेकिन इन्होंने बोला कि अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी भी डिफरेंट होती है, यहाँ से कुछ भी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, तो मतलब वहां पे इवोल्यूशन हो गया। ये इन्होंने बोला कि अगर भाई इन्होंने बोला एक स्टेबिलिटी इन्होंने दी, इन्होंने बोला स्टेबिलिटी के बारे में, तो जब वो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई, मतलब वो डिस्टर्ब हो गई, तो वहां पे इवोल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा। अब इवोल्यूशन कैसे कैसे होगा, ठीक है, मतलब क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं वहां पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको मैं समझा देता हूं पहले, फिर हम लोग आराम से पढ़ लेंगे। यहाँ पे हमारा दिया गया है जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। तो वहां क्या था, जीन पूल रिमेन कांस्टेंट, इन्होंने बोला था जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बारे में, ये आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जेनेटिक इक्विलिब्रियम में उन्होंने बोला, क्या बोला यहाँ पे, जीन पूल रिमेन कांस्टेंट, जो जीन पूल है वो आपके कैसे, जीन पूल रिमेन कांस्टेंट, जीन पूल आपके कांस्टेंट रहेंगे, ऐसा इन्होंने हार्डी विनबर्ग जी ने इनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हुआ। बाकी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफर हो गई एक्सपेक्टेड वैल्यू से, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब्ड फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू,
या डिस्टर्ब या डिफर्स, फ्रीक्वेंसी डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू। कैसी? एक्सपेक्टेड वैल्यू से अगर डिफर हो गई, मतलब उनका सम वन नहीं आया, तो वहां पे क्या इवोल्यूशन हमारा हो गया। इन्होंने बोला कि अगर डिफर हो गई तो वहां पे इवोल्यूशनरी चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब वहां पे इवोल्यूशन आपका हो जाएगा, ये इन्होंने बोला। और क्या इन्होंने बोला, देखो मैं आपको बता दूं आगे। डिस्टरबेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम कुड बी इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। सेम चीज यहाँ पे बोला गया, ठीक है, कि अगर डिस्टरबेंस हो गया इक्विलिब्रियम में, वही तो बात मैंने बोली थी कि डिस्टरबेंस या तो डिफरेंस, डिस्टरबेंस कुछ हो गया तो यहाँ पे इवोल्यूशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। और भी टर्म्स हैं आगे आप बोले तो मैं वो भी आपको पहले समझा दूं। यहाँ पे देखिए हमें यहाँ देखने के लिए मिलेंगे फैक्टर्स, कि किस कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे इवोल्यूशन देखने के लिए हमें मिलेगा। भाई उन्होंने बोला कि फ्रीक्वेंसी डिफर हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिफर हो जाएगी, लेकिन डिफर कैसे होगी, तो उन्होंने इसके फैक्टर्स दिए। ठीक है, क्या दिए? फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर दिए उन्होंने? 5 फैक्टर उन्होंने दिए, 5 फैक्टर। 5 फैक्टर उन्होंने कौन कौन से दिए जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो जाएगी? हु इफेक्ट, विच इफेक्ट, 5 फैक्टर, विच इफेक्ट हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वो फैक्टर देखिए क्या थे। पहला फैक्टर आपका था, क्या था यहाँ पे? पहला फैक्टर है आपका जीन माइग्रेशन। कैसा? जीन माइग्रेशन, पहला फैक्टर उन्होंने दिया। अब देखिए जीन माइग्रेशन से यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? जीन का माइग्रेशन होना, और जीन फ्लो भी बोल सकते हैं भाई। माइग्रेशन होना, माइग्रेट होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, डेट इज कॉल्ड जीन माइग्रेशन। इफ जीन माइग्रेशन आपके जो है, मतलब कि जीन का कहीं पे माइग्रेशन हो जाए एक जगह से दूसरी जगह, डेट इज कॉल्ड जीन माइग्रेशन। ठीक है, आगे क्या दिया उन्होंने? जीनेटिक ड्रिफ्ट। दूसरा उन्होंने दिया जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड मतलब कि यहाँ पे इस, अभी मैं सारे टर्म आपको जो है समझा दूंगा, पहले आप ये समझ लीजिए। दूसरा उन्होंने दिया, तीसरा क्या? जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब मैं रिकॉम्बिनेशन आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, पूरा टॉपिक था। ठीक है, कहाँ पे? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी रिकॉम्बाइन करके यहाँ पे क्या क्या बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। फिर बचा आपका फोर्थ, 5 दिए थे उन्होंने, फिर यहाँ पे दिया म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन हो गया तो भी जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और फिफ्थ क्या था आपका? फिफ्थ था आपका यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था क्या, डार्विन फिंचेज, वहां पे नेचुरल सिलेक्शन था ना, कि स्पीसी तो वही थी, कि डार्विन फिंचेज जो थे, लेकिन सबकी बीक अलग अलग हो गई थी, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इसके बारे में जो है यहाँ पे मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए इनके जो थोड़ा सा आपको समझा देता हूं क्या है क्या नहीं है। देखो ये इन्होंने बोला था द डिफरेंस डायरेक्टेड इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। ठीक है, जैसे ही वहां को डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा आपका, इवोल्यूशनरी चेंज आ जाएंगे। डिस्टरबेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, यानी जेनेटिक इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस हो जाएगी। और हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, यानी इनके इक्विलिब्रियम में अगर डिस्टर्ब हो गया, यानी उनका सम वन नहीं आया, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एलील इन पॉपुलेशन विद देन बी इंटरप्रेटेड एज रिजल्ट इन इवोल्यूशन। यानी अगर वहां पे कुछ भी चेंजेस देखने के लिए मिल गए, इसका मतलब वहां पे इवोल्यूशन हो गया। अब कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं किसको? इवोल्यूशन को। इसके हमारे 5 फैक्टर्स हैं जो ये मतलब उसको डिपेंड करते हैं। कौन कौन से 5 फैक्टर्स आर नॉन फॉर हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ पे देखना समझना, मैंने बताया आपको जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, ये मैंने आपको बताया 1। सेकंड मैंने आपको बताया जीनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, जीनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड आपको मैंने बताया म्यूटेशन।
फिर जेनेटिक इक्विलिब्रियम या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और नेचुरल सिलेक्शन भी मैं आपको अभी इसी चैप्टर में पढ़ा चुका, ठीक है। तो यहाँ मुझे आपको 2-3 चीजें ही बतानी है। देखो अब यहाँ पे जीन फ्लो क्या आएगा, व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस और एंड पॉपुलेशन अकर्स, क्या है यहाँ पे, एक जगह से दूसरी जगह पॉपुलेशन अगर चली गई, यानी व्हेन द माइग्रेशन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का दूसरी जगह चले जाना, ये हमारा क्या है, अकर्स हो जाता है ऐसा जीन फ्रीक्वेंसी चेंजेज। भाई देखिए पहले मैं आपको समझा दूं, एक पॉपुलेशन ये है, एक पॉपुलेशन ये है, यहां मान लीजिए आपके 600 इंडिविजुअल हैं, यहां मान लीजिए आपके 400 इंडिविजुअल हैं, ठीक है। यहां से कितने 300 मान लीजिए इंडिविजुअल कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, कितने 300। तो यहाँ आपके इंडिविजुअल कितने हो गए, 400 पहले थे, यहाँ हो गए आपके 700। और यहाँ कितने बचे, यहाँ बचे आपके 300। तो देखिए यहाँ जो पॉपुलेशन थी पहले और यहाँ थी, ठीक है, तो क्या हुआ, चेंज हो गई, यहाँ पे आपकी कम हो गई। तो पॉपुलेशन चेंज हुई मतलब जीन का फ्लो भी हुआ, जीन का फ्लो भी हुआ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पॉपुलेशन आपकी ज्यादा हो गई, ठीक है, यहाँ पॉपुलेशन आपकी कम हो गई। यही बोला है कि दोनों जगह आपकी चेंज हो जाएगी, यही यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। तो आगे और समझा देता हूँ, जहां भी आपको कोई भी लाइन मिलेगी जहां पे मुझे ऐसा लगेगा कि आपको प्रॉब्लम है थोड़ी सी भी, देन आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। कहाँ थे हम, व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस पॉपुलेशन अकर्स, ठीक है। जीन फ्रीक्वेंसी चेंजेज इन द ओरिजिनल, जहां से गई थी वहां भी चेंज हुई, एज वेल एज इन न्यू पॉपुलेशन। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि दोनों जगह हमारी चेंज होगी। न्यू जीन्स एलील्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन, यानी न्यू पॉपुलेशन में मैंने ऐड किए थे 300 निकाल के, एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम ओल्ड पॉपुलेशन, इसीलिए तो चेंज हो गई क्योंकि ओल्ड पॉपुलेशन से चले गए और न्यू पॉपुलेशन में आ गए। आपके 300 गए थे हमारे वहां पे, तो वहां 700 हो गए थे, और जहां से गए थे वहां 300 हो गए थे। मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल दिया था, ठीक है। देयर वुड बी आ जीन फ्लो, यही तो मैंने आपको बताया था कि जीन फ्लो है भाई। पॉपुलेशन मतलब क्या, ह्यूमंस, ह्यूमंस में क्या होते हैं, जीन्स, अगर उनका फ्लो हुआ मतलब एक जगह से दूसरी जगह गए तो वहां पे जीन फ्लो भी तो होगा। दिस, और देखिए इफ दिस जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन आप जीन फ्लो को ही कह सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था। आगे क्या है, अब देखो जीन माइग्रेशन आपका बार बार अगर हो जाए, कैसे, हैपेंस मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। इफ द सेम चेंज अकर्स बाय चांस, देखो यहाँ पे बोला गया है, देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि आपकी जो है पॉपुलेशन वहां पे गई, तो वो आपका हो गया क्या, वहां पे मतलब कि एडेड टू न्यू पॉपुलेशन लॉस्ट फ्रॉम ओल्ड पॉपुलेशन, ये तो ठीक है, मैं समझ में आ गया। देयर विड बी जीन फ्लो, ये ठीक है, पॉपुलेशन हमारी आई गई, दिस इज कॉल्ड जीन फ्लो। इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम्स, अगर ये जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम्स हो गया, ठीक है, तो हमारा क्या, जीन माइग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। भाई देखो आपको मैं क्लियर कर दूं, यहां से पॉपुलेशन आपकी यहां पे आई, तो ये हमारा हो गया जीन फ्लो, ठीक है, जीन फ्लो हो गया। लेकिन अगर यहां से मल्टीपल टाइम्स यानी और भी इंडिविजुअल में आ गए, पहले हमारे कितने थे, मान लो यहाँ पे हमने लिए थे 600, यहाँ मैंने लिए थे 400, ठीक है। तो पहले आपके यहाँ से 100 यहाँ आ गए, तो यहाँ हो गए आपके 500, यहाँ बचे 500, फिर यहाँ से फिर आपके 50 आ गए, तो यहाँ बचे आपके 450, यहाँ कितने बचे 550, यहाँ पे हो गए। देखिए अगर यही जीन फ्लो बार बार हो गया, डेट इज कॉल्ड जीन माइग्रेशन, वही यहाँ पे बोला गया है, वो एनसीईआरटी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखा गया है, डेट इज कॉल्ड जीन माइग्रेशन। अगर मल्टीपल टाइम्स हो जाता है तो हम उसी को जीन माइग्रेशन कहते हैं। देखिए फाउंडर्स इफेक्ट दिया है, फाउंडर्स इफेक्ट में आपको अभी बता दूंगा। देखिए ये दिया है यहाँ पे, जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम्स, अगर जीन फ्लो मल्टीपल टाइम हो गया, दिस इज कॉल्ड जीन माइग्रेशन। वैसे दोनों सेम ही चीजें हैं क्योंकि यहाँ पे जीन का ही फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर जीन फ्लो मल्टीपल टाइम्स हो गया, डेट इज कॉल्ड जीन माइग्रेशन, ठीक है, ये आप याद रखना। फिर क्या है, इफ द सेम चेंज अकर्स बाय चांस, अगर यही सेम चेंज बाय चांस अकर हो जाए, बाय चांस मतलब
तो ये हमारा कहलाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, यानी वो जानबूझकर नहीं किया गया है, बाई चांस, यानी मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई चेंजेज आ गए यहाँ पे, तो अचानक से जीन का फ्लो हो जाए, मतलब कि जीन में चेंजेज आ जाए, डेट इज कॉल्ड। ये अगर देखिए बाई, या बस एक बाई चांस वर्ड याद रखना, अगर बाई चांस है, बाई चांस अगर यहाँ पे हो रहा है, यानी कि नॉर्मली नहीं हो रहा है कि मतलब जब मन हुआ तब चले गए, जब मन हुआ तब आ गए, यहाँ पे बाई चांस हो रहा है। बाई चांस मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा कहा जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट आपका कहलाएगा। ठीक है, बस आप बाई चांस वर्ड जो है याद रखना। आगे आपका है फाउंडर्स इफेक्ट। मान लीजिए एक आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज रह रहे थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ से एक छोटी सी जगह पे कहीं पे आके ये लोग बस गई। ठीक है, यहाँ से आके यहाँ पे बस गई, यहाँ पे स्पीसीज। ठीक है, यहाँ पे ओल्ड थी, यहाँ पे कुछ आगे बस गई, ये न्यू एरिया में उन्होंने बसा लिया। इस न्यू एरिया पे उन्होंने स्पेसिएशन करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे और भी स्पेसीज इवॉल्व हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए उन्होंने एक नई जगह मिल गई, फाइंड कर ली उन्होंने नई जगह, और नई नई स्पेसीज जब यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ होगा तो मिल जाएंगे उन्हें। तो ये उन्होंने फाइंड कर ली, जब न्यू प्लेस उन्होंने एक फाइंड कर लिया, दैट इज कॉल्ड फाउंडर्स इफेक्ट। यहाँ पे लोग यहाँ पे आके बस गए, यहाँ के लोग। ठीक है, तो ये नई जगह को उन्होंने फाइंड कर लिया, दैट इज कॉल्ड फाउंडर्स इफेक्ट। ये भी मैंने आपको बता दिया, आगे बता दूंगा अभी यहाँ पे। और अगर देखिए समझ में नहीं आएगा तो फिर समझाऊंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा मैं आपको पूरा एक एक क्लियर कर दूंगा। Sometimes the change in allele frequency is so different in a new sample of population। ठीक, ये तो मैंने छोड़ दिया क्या, ये इफ द सेम चेंज अकर्स बाई चांस। सेम चेंज, क्या सेम चेंज, जीन फ्लो जो हमारा हो रहा था वो मैंने आपको बताया कि अगर देखिए जब मतलब कि जानबूझकर हो रहा है, ठीक है, या ये मतलब कि अवर विल के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन हो गया। लेकिन अगर यही सेम चेंज बाई चांस हो गए, यानी कि जीन फ्लो बाई चांस हो गया, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। ये आप याद रखना, तीनों ही टर्म बहुत ज्यादा कॉमन है, छोटी छोटी चीज में कंफ्यूजन होगी अगर आप ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन अगर देखिए क्या, समटाइम्स क्या, द चेंज इन allele frequency इज सो डिफरेंट इन अ न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, समटाइम्स जो एलील फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके से चेंज हो जाती है। ठीक है, इन ए न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। मैंने अभी आपको जो क्या फाउंडर्स इफेक्ट बताया कि वहां पे एक बिल्कुल वीरान जगह पे जाके बस गए, यानी वहां पे कोई पॉपुलेशन पहले नहीं थी। मतलब थोड़ा पढ़ ले पहले से, फिर हम चलेंगे। ठीक है, न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, देन दे बिकम डिफरेंट स्पीसीज। वहां पे डिफरेंट स्पीसी बना लेंगे। ठीक है, वहां पे जब डिफरेंट स्पीसीज बना लेंगे तो क्या होगा, द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर्स। क्या, द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर्स एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। मैंने आपको ये भी यहाँ पे बताया कि यहाँ पे एक जगह पे मान लीजिए बहुत सारे स्पीसीज, यहाँ पे उन्होंने कोई एक आइसोलेटेड एरिया पे एक मतलब कि, और यहाँ पे आ गई बहुत सारी, और यहाँ पे एक न्यू स्पीसी उन्होंने बना ली। ठीक है, उन्हें न्यू स्पीसीज देखने के लिए मिली। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या नाम दिया, जो यहाँ पे आके बस गए थे, यहाँ पे आके इंडिविजुअल, उन्हें बोला गया फाउंडर्स। ठीक है, क्या बोला गया, फाउंडर्स। और इस इफेक्ट को बोला गया फाउंडर्स इफेक्ट। क्या बोला गया, फाउंडर्स इफेक्ट। वही आपका यहाँ पे बोला जा रहा है, मैंने आपको समझा दिया। ये आपका द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर्स, वो वहां पे फाउंडर्स बन गए, एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर्स इफेक्ट। क्यों, यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट स्पीसीज देखने के लिए मिली। कहाँ पे, न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, नई जगह पे जहाँ पे मैंने आपको बताया वो लोग जाके बस गए। ठीक है, फिर क्या है, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशंस व्हेन सिलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ ए न्यू फेनोटाइप ओवर फ्यू जनरेशंस, दिस वुड रिजल्ट इन स्पेसिएशन। ये आपको मतलब नहीं समझ में आया होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हमने एक कोई बैक्टीरिया ले लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे बहुत सारी, एक बैक्टीरिया हमने बहुत सारे ले लिए। ठीक है, उन पे हमने डाली, हमने बैक्टीरिया की प्लेट ले ली।
ठीक है, उन पे हमने डाला क्या, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दिया हमने, मान लीजिए, ठीक है, एंटीबायोटिक्स डाल दिया, एंटीबायोटिक्स हमने डाल दी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सारे के सारे नहीं मरेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कुछ हमारे होंगे जो बच जाएंगे। कैसे होंगे, बच जाएंगे, यानी सारे के सारे थोड़ी ना मर जाएंगे, यहाँ तो बहुत सारे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द मर जाएंगे, लेकिन कुछ मान लीजिए यहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है, कुछ यहाँ पे बच गए। फिर हमने इन पे भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल, सॉरी, एंटीबायोटिक्स डाल दी, ठीक है, तो यहां से भी कुछ बच जाएंगे, यानी ये इवॉल्व कर जाएंगे। इनको तो मर जाना चाहिए था, लेकिन ये इवॉल्व कर गए खुद में, ठीक है, इवॉल्व कर गए, इन्होंने कुछ मैकेनिज्म ऐसे कर ली जिनसे ये नहीं मरे। फिर मान लीजिए ऐसे हम एक बार हमने और कर लिया, ऐसे ही लास्ट में आते 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 हमने यहाँ पे कुछ एक स्पीसी बन गई इनकी बैक्टीरिया की, जिन पे हम अगर एंटीबायोटिक डाल रहे हैं तो उन पे कोई काम नहीं कर रही है, इन पे कोई काम नहीं कर रही है हमारी एंटीबायोटिक। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारी न्यू स्पीसी बन गई, न्यू स्पीसी हमारी बन गई, डेट इज कॉल्ड स्पेसिएशन, वही यहाँ पे आपका बोला जा रहा है, ठीक है, ये हमारा स्पेसिएशन है। यहाँ पे लेकिन बहुत सारे मर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक न्यू स्पीसी बन गई, इसीलिए ये लोग अब नहीं मरेंगे, इन पे एंटीबायोटिक कोई असर नहीं करेगी। देखिए मैंने आपको कितना बढ़िया तरीके से समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी से भी बता देता हूँ। और एक बात और, बैक्टीरिया वगैरह जो हमारे होते हैं वो मिनटों में भाई या आवर्स में मिलियंस ऑफ कॉलोनी बना लेते हैं। कैसे, यहाँ पे बहुत सारी प्रोजनी बना लेते हैं, मिलियंस ऑफ कॉलोनी बना लेते हैं, वही है माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट सो दैट द प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस, ठीक है, म्यूटेशंस व्हेन सिलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ ए न्यू फिनोटाइप। यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा गया, क्या, ओवर फ्यू जनरेशंस, यानी मैंने आपको बताया कई जनरेशन के बाद मैंने आपको बताया ना कि हमें एक स्पीसी मिलेगी, ओवर फ्यू जनरेशंस दिस वुड रिजल्ट इन स्पेसिएशन। मैंने आपको बताया कि एक यहाँ पे, फिर उसके बाद ये लास्ट में आके हमारी एक स्पीसी मिल गई, ओवर फ्यू जनरेशंस, कई जनरेशन में जब हमने उनके एंटीबायोटिक्स डाली तो वहां पे क्या मिला, वहां पे फिर हमारी एक न्यू स्पीसी मिल गई जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट थी, ठीक है। यही यहाँ पे बोला गया है कि माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट जब हमने किए तो यहाँ पे सो डैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस, ठीक है, यहाँ पे कुछ एडवांटेज देखने के लिए मिले, क्या, म्यूटेशंस व्हेन सिलेक्टेड विल बी, म्यूटेशन हमने जब सिलेक्ट किए वहाँ पे ऑब्जर्वेशन इन न्यू फिनोटाइप, ठीक है, हमें वहाँ पे एक न्यू फिनोटाइप देखने के लिए मिला, यानी न्यू स्पीसी देखने के लिए मिली, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। इससे क्या हुआ उनका, इससे ये हुआ उनका वो रिजल्ट इन स्पेसिएशन, एक न्यू स्पीसी बन गई। अब इसका क्या था, नेचुरल सिलेक्शन इज ए process in which heritable variations enables better survival and enables to reproduce and leave greater number of progeny, ठीक है, leave ग्रेटर प्रोजनी। यहाँ पे इन्होंने ऐसे मतलब कि देखने को मिला, जो नेचुरल सिलेक्शन है हमारा, वहाँ पे क्या प्रोसेस क्या है, वहाँ पे कि जो हेरिटेबल वेरिएशंस होते हैं वो हमें इनेबल करते हैं, किस लिए, हमें इनेबल करते हैं, सर्वाइवल आर इनेबल्ड एंड रिप्रोडक्टिव एंड लीव मोर ग्रेटर प्रोजनी। यहाँ पे हम ज्यादा प्रोजनी दे पाएंगे और रिप्रोडक्टिवली फिट रहेंगे, यहाँ पे मतलब ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या है, द क्रिटिकल एनालिसिस मेक्स अस बिलीव डेट वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से ही तो वेरिएशन आते हैं भाई, जो हम पेरेंट्स से प्रोजनी बनते हैं तो वहाँ पे थोड़े बहुत वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, उन्हें म्यूटेशन बोलते हैं। और इतना जो है होना जरूरी भी है भाई, तभी तो वेरिएशन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे रिकॉम्बिनेशन होता है, वहां पे ही म्यूटेशन देखने के लिए मिलते हैं। रिकॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया कि वहां पे रिकॉम्बाइन कितना करता है, ठीक है, जहां रिकम्बाइन कर जाएगा वहां पे पेरेंटल कैरेक्टर कम देखने के लिए मिलेंगे और नॉन पेरेंटल कैरेक्टर देखने के लिए ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। बस यही मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन मतलब कि अपने पेरेंट से डिफरेंट होंगे, दूसरी जगह जाकर रिकॉम्बाइन कर जाएंगे, और ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट। और म्यूटेशन देखिए ये बोला गया है कि म्यूटेशन कैसे कैसे देखने के लिए मिल सकते हैं, तो क्या है, एक तो म्यूटेशन हमारे वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन हो गए, ये तो वेरिएशन हमारे म्यूटेशन की वजह से मिलते हैं। फिर क्या, वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, वेरिएशन हमारे रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी मिलते हैं, और ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये मैंने आपको अभी पीछे बताया, ठीक है। रिजल्ट इन चेंजेज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जीन एंड एलील इन फ्यूचर जनरेशन, बिल्कुल सही है। जब जीन फ्लो हो जाएगा तो हमारी जो है जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, न्यू
न्यू पॉपुलेशन में भी और ओल्ड पॉपुलेशन में भी हो जाती है। ठीक है, आगे क्या है, कपल्ड टू एनहेंस रिप्रोडक्टिव सक्सेस। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मतलब कि एक रिप्रोडक्टिव सक्सेस के बारे में बताया है। ठीक है, क्यों, ये भी एक मतलब कि देखिए मतलब कि पेरेंट्स ही आता है। ठीक है, यहाँ क्या है, नेचुरल सिलेक्शन मेक्स इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन। नेचुरल सिलेक्शन से ऐसा लगता है, यहाँ पे देखिए हमने जब बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो किए तो वहाँ पे क्या हमें ऐसा लगा जैसे नेचर ने इन्हें सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, वो रेजिस्टेंट बन गए ना वहाँ पे, तो हमें ऐसा लगा जैसे उन्होंने नेचर ने उनको सिलेक्ट कर लिया। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू द स्टेबलाइजेशन। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो है आपका बोला गया, आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम आएंगे, देखो इसके बारे में बोला गया यहाँ पे आपका, देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि नेचर हमारी सिलेक्ट करती है। देखिए मैं आपको बता दूं किस चीज का डायग्राम में दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब भाई बताना जरूरी होता है, एग्जाम में आ जाता है, फिर आप लोग कहते हो कि सर ने बताया नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट रेट्स। यहाँ पे हमें जो है 3 टाइप्स के पढ़ने, स्टेबलाइजेशन और डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे देखिए आपका ये है, देखो ये दिया है फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये आपका फिनोटाइप के बारे में यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये आपका फिनोटाइप के बारे में दिया हुआ, इस लाइन के बारे में यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं। ये आपका दिया है फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, और ये क्या है, ये आपकी जो पीक है, ये क्या है, मीडियम साइड इंडिविजुअल आर फेवर्ड। अब देखिए मीडियम साइड और ये सब क्या बोल रहा है, देखो पहला टर्म है यहाँ पे, भाई मान लीजिए स्टेबलाइजेशन का पहला दिया है आपका, किसका, स्टेबलाइजेशन का। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हाइट के बारे में ले लीजिए ह्यूमंस की, तो हाइट कैसी मोस्टली होती है 5 से 6। मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस हमारे कितने होते हैं, 5 to 6 फीट के होते हैं। और वो मतलब बात अलग है कि कुछ मतलब छोटे देखिए, कुछ हमारे जो 3 फीट का कोई देखने के लिए मिल जाए, ठीक है, कोई हमारा 7 फीट का मिल जाए। ये बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे, ये बहुत कम देखने के लिए आपके मिलेंगे, लेकिन हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में मोस्टली 5 से 6 फीट के देखने के लिए मिलते हैं। भाई हम लोग की लेंथ हाइट कितनी होगी, 5 से 6 फीट के बीच में ही तो होगी ना, कि 7 फीट के होंगे, हो सकते हैं लेकिन बहुत कम लोग। ठीक है, तो हमारा जो नेचर है उसने कैसे ह्यूमन को सिलेक्ट कर रखा है मोस्टली, यानी 5 से 6 वाले को उन्होंने सिलेक्ट कर रखा है। डेट इज कॉल्ड स्टेबलाइजिंग, मतलब ये बीच को उन्होंने सिलेक्ट कर रखा है, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, नैरोवर होती जाएगी, ये नैरोवर होती जाएगी आपकी ऊपर नैरोवर, दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन। और एक एग्जांपल अगर आपको दूं मैं, देखिए जब बेबी पैदा होता है, ठीक है, डिलीवरी होती है, तो मान लीजिए उसका वेट होना चाहिए 3 से 4, इसके बीच में केजी में, इसके बीच में उसका वेट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बेबी 6 केजी का हो जाए, 6 केजी का, या कोई बेबी आपका 2 केजी का ही हो जाए, ठीक है, कोई बेबी आपका 6 केजी का हो जाए या 2 केजी का हो जाए, तो ये हमारा क्या है, बहुत कम ऐसा देखने के लिए मिलेगा, मतलब वहां पे ये एब नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मल बेबी कितने का होता है, 3 to 4 केजी का मान लीजिए हो जाए। ठीक है, तो इसने क्या, बीच वाले को सिलेक्ट कर लिया, एक स्टेबल पॉपुलेशन उन्होंने दी, डेट इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन। मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए। लेकिन डायरेक्शनल की बात कर रहा है, अगर डायरेक्शनल की बात कर रहा है तो मान लीजिए या तो पॉपुलेशन में क्या करे, नेचर 7 फीट वाले को ही सिलेक्ट कर ले, सिर्फ 7 फीट वाले को, या सिर्फ 3 फीट वाले को, डेट इज कॉल्ड डायरेक्शनल, यानी ये पीक इधर शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है, या तो इधर शिफ्ट होती जाएगी, ये आपका डायरेक्शनल हो गया। सेम यहाँ पे भी अगर नेचर सिर्फ 2 केजी वाले को सिलेक्ट कर ले, डेट इज कॉल्ड आपका डायरेक्शनल, या सिर्फ 6 वाले को कर ले, ये आपका कैसा, डायरेक्शनल हो जाएगा। ये मैं अभी मिटा इसलिए नहीं रहा हूँ कि मतलब कि अगर खत्म कर दूंगा फिर मुझे दोबारा समझाना पड़ेगा आपको, बाद में मैं आपको डायग्राम भी अभी बता दूंगा।
ठीक है, दो मैंने आपको बता दिए, कौन से, डायरेक्शनल और स्टेबलाइजिंग, दो मैंने आपको बता दिए। अब मान लीजिए एक आपके इसमें दिया हुआ है डिसरप्टिव। डिसरप्टिव मतलब क्या है, देखिए डिसरप्टिव मतलब कि नेचर इसको इग्नोर कर दे, 7 फीट वाले को भी और 3 फीट वाले को, दोनों को सिलेक्ट कर ले। यानी हमारे बीच में जो इंडिविजुअल रहेंगे या तो 7 फीट के रहेंगे या तो 3 फीट के रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी या तो इंडिविजुअल हमारे 2 kg का रहेगा, बेबी हमारा 2 kg का रहेगा, या तो 6 kg का रहेगा। तो यहाँ पे क्या डिसरप्टिव, यानी दो पीक्स उसने सिलेक्ट कर ली लेकिन बीच वाले को छोड़ दिया। और आप उसको भी देख सकते हैं, किसको, हम जब मेंडल का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि F2 जनरेशन में या तो हमारे ड्वार्फ आए थे या तो हमारे कैसे, मतलब कि लॉन्ग आए थे, ठीक है, या तो हमारे लार्ज आए थे या तो हमारे ड्वार्फ आए थे, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या देखा, वहां पे हमने देखा कि उसने वहां पे जो है बीच का कुछ देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है। ये भी हमारा एग्जांपल हो सकता है किसका, डिसरप्टिव का। आप देखिए पढ़ लीजिए, देखिए स्टेबलाइजेशन का डायग्राम मैंने आपको बता दिया कैसे कि जो पीक है ये गेट्स हायर और नैरोअर होती जाएगी, हमारा स्टेबलाइजेशन का हो गया, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया किसका, दूसरा आपको बताया डायरेक्शनल। तो मान लीजिए जो पीक है या तो इधर शिफ्ट होनी स्टार्ट कर दे या तो इधर शिफ्ट होनी स्टार्ट कर दे, डेट इज कॉल्ड डायरेक्शनल। मैंने आपको ये समझा दिया है, डायरेक्शनल डिसरप्टिव भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसे देखो एग्जाम्पल से बताने में रहता है, इसलिए मैंने आपको तीन तीन एग्जाम्पल दे दिए। एग्जाम्पल से ये रहता है कि जो है बताने में थोड़ा आसानी होती है और स्टूडेंट्स को भी समझ में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसने बीच वाला तो सिलेक्ट नहीं किया लेकिन किनारे किनारे सिलेक्ट कर लिया, यानी ये डिसरप्टिव है। उन्होंने 2 kg वाले बेबी को सिलेक्ट कर लिया और 6 kg वाले को सिलेक्ट कर लिया। पॉपुलेशन में उन्होंने, नेचर ने, किसने, नेचर ने 7 फीट वाले बंदे को सिलेक्ट कर लिया और 3 फीट वाले को, ठीक है, या तो बहुत ज्यादा लंबे इंसान को या तो बहुत ज्यादा छोटे इंसान को, ठीक है, लेकिन बीच वाले को नहीं किया। दैट इज कॉल्ड डिसरप्टिव। यानी यहाँ पे 2 पीक्स देखने के लिए हमें मिलेंगी, ये हमारा क्या है, डिसरप्टिव है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब चलिए मैं आपको समझा देता हूँ जो लिखा हुआ था वहां पे, अब आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे देखिए हमारा दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, कपल्ड टू एनहेंस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, ठीक है। कैसे, नेचुरल सिलेक्शन क्या करेगा, नेचुरल सिलेक्शन मेक्स इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है। नेचर इनको सिलेक्ट करेगा कैसे, यहाँ पे एक पॉपुलेशन देखने के लिए हमें एक मिले, कैसी, नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन इन विच मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। मैंने आपको बताया ना कि हमारे जो 5 से 6 फीट वाले थे वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में देखने के लिए मिल रही है, नेचर ने उन्हें सबसे ज्यादा किसको सिलेक्ट कर रखा है, नेचर ने सबसे ज्यादा 5 to 6 फीट वाले बंदे को सिलेक्ट कर रखा है। ये हमारा कैसा, स्टेबलाइजिंग है, कैसा, स्टेबलाइजिंग है। दूसरा क्या है, डायरेक्शनल चेंज। ये भी मैंने आपको बताया है कि डायरेक्शनल चेंज एक्चुअली में क्या है, क्या है, मोर इंडिविजुअल अक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ किसी भी तरफ हो सकता है लेकिन एक तरफ जाएगा, ये हमारा कैसा, डायरेक्शनल था। मैंने आपको बोला था या तो 2 kg वाला भी हो सकता है या तो 6 kg वाला भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये हमारा क्या, डायरेक्शनल था। लेकिन अगर दोनों हो जाए तो मैंने क्या बोला था, और डिसरप्शन, ये मैंने बोला था क्या, मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर पेरीफेरल कैरेक्टर्स वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यानी उसके बोथ एंड्स पे आपका जो है ये अक्वायर कर ले, लेकिन बोथ एंड्स कहाँ पे, बोथ एंड्स की बात कर रहा है ये इसकी, ये देखिए बोथ एंड पे वैल्यू अक्वायर कर लिया इन्होंने, यहाँ पे बात कर रहा है वो, ठीक है। जहां पे मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन होगा मैं तुरंत बता देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, और डिस्ट्रप्शन क्या था, मोर इंडिविजुअल अक्वायर पेरीफेरल कैरेक्टर, पेरीफेरल मतलब होता है किनारे किनारे के, वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। ये जो है आपका हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। अब यहाँ पे ब्रीफ अकाउंट हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे समझाने वाला तो वैसा कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे थोड़ी जो है मैं आपको लिख करके ही मतलब ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझाने वाला कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं। मैंने आपको देखिए क्या बताया था, मैंने आपको बोला था 20 बिलियन ईयर से आपका क्या, देखिए बस
डेट लिखूंगा, यूनिवर्स आया और 4.5 बिलियन ईयर एगो आपका क्या आया, अर्थ का ओरिजिन हुआ। 4 बिलियन ईयर एगो आपका क्या हुआ, लाइफ आई अर्थ पे, मैंने आपको बताया था ना। और 3 बिलियन ईयर एगो मैंने आपको बताया था कि नॉन सेल्यूलर लाइफ आपको देखने के लिए मिली, ठीक है, नॉन सेल्यूलर। और 2 बिलियन ईयर एगो मैंने आपको बताया था क्या, 2 बिलियन ईयर 2 बिलियन ईयर एगो मैंने आपको बताया क्या, सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ। देखो मैंने सारी डेट्स यहाँ पे छाप दी आपकी जो अभी तक यहाँ पे आई है, ठीक है। और देखिए तो अब बस यही वही यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वहां पे आते हैं। अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 2 बिलियन ईयर्स एगो, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ऑन अर्थ। द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स of giant molecules could evolve into cells with membrane involved in envelope is not known। यहाँ पे बोला गया इन्होंने कि देखिए कुछ मैकेनिज्म हुई किसमें, नॉन सेलुलर एग्रीगेट से मिलकर के एक मैकेनिज्म हुई। मान लीजिए जैसे हमें पता है कि अमीनो एसिड्स वगैरह हमारे मिलकर के सब ये लाइफ वगैरह बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या, हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स ऑफ जाइंट मॉलिक्यूल्स, उन्होंने क्या किया, कॉम्बाइन किया। तो कॉम्बाइन करके उन्होंने क्या अपने कुड इवॉल्व, किसमें इवॉल्व हो गए, सेल्स विद मेम्ब्रेन इनवलप, यानी सेल के मेम्ब्रेन वगैरह में इनवलप हो गए, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, मतलब कि शुगर पॉलीसेकेराइड वगैरह से आपकी जो है बनी होती है मेम्ब्रेन, है ना। तो वही है यहाँ पे बोला गया है कि मेम्ब्रेन में जो है ऐसे जो नॉन सेलुलर एग्रीगेट से मिलकर के बन गए, ठीक है। सम ऑफ दीज सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन, जब यहाँ से ये सेल्स हमारे बन गए, उनमें मेम्ब्रेन बन गई, तो यहाँ पे क्या, कुछ सेल्स ऐसी बनी जो ऑक्सीजन रिलीज कर सकती थी। क्या, यही तो हमारी सेलुलर थी हमारी, ये हमारी क्या, ऑक्सीजन रिलीज कर सकती थी। कैसे, द रिएक्शन इज, यहाँ पे हम ट्री से मतलब कि एक जो है कंपैरिजन किया गया है, could have been similar to light reaction in photosynthesis where water is split with the help of solar energy and capture and channelized by the appropriate light harvesting pigments। यहाँ पे आते थे हमारा P700 P वो 680 ये सब आते हैं, ये मैं आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। अगर देखिए नहीं पढ़ा तो अभी मैं आपकी सीरीज स्टार्ट करूंगा ना, अभी जब 11th का हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अभी मैं ये सीरीज पूरी की पूरी कंप्लीट करूंगा। ये आपका 11th का टर्म है भाई। ये तुम्हें पता है ना कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, वही बोला गया है कि बिल्कुल सिमिलर उन्हीं की तरह, यानी कैसे, जैसे ट्रीज वगैरह हमारे ऑक्सीजन देते हैं वैसे ही मतलब कि उस सेल ने ऑक्सीजन रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बिकेम मल्टी सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स। फिर जब ऑक्सीजन रिलीज करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, धीरे धीरे हमारे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स यानी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स थे वो मल्टी सेल्यूलर जो है बन गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कुछ डेट्स आपको दी हुई है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी, ये डेट्स आपकी याद करनी पड़ेंगी। देखो यहाँ पे मैं आपको एक साथ लिखवा दूं या यहीं पे बता दूं आपको, देखो लिखा देता हूँ यार, है देखो 500 मिलियन ईयर्स होगा आपके पहले इनवर्टिब्रेट्स आए हमारे यहाँ पे अर्थ में, क्या 500 मिलियन ईयर्स होगा, ठीक है। ये जो है मिलियन ईयर्स होगा क्या, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। अरे इनवर्टिब्रेट्स मतलब जो वर्टिब्रेट्स नहीं थे, जैसे हमारे क्या थे, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एनिलिडा, ये सब होते हैं ना, वही हमारे ये इनवर्टिब्रेट्स कब आए, 500 मिलियन ईयर्स को पहले आए हमारे, ठीक है। ये और क्या 350 मिलियन एगो क्या हमारे आए, बताओ। यहाँ पे देखिए मैं आपको पूरा लिखवा देता हूँ एक एक करके ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जॉलेस फिश हमारी कब आई, 350 मिलियन ईयर्स एगो हमारी जॉलेस फिश आई। कौन सी, जिसके जॉ नहीं था यानी एग नहीं था, हमने एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। जॉलेस फिश आई आपकी कब, 350 मिलियन ईयर्स एगो। और 350 मिलियन ईयर्स एगो में एक चीज और हुआ था, क्या हुआ था, यहाँ पे हुआ था कि फिश विद कैसी, स्ट्रॉन्ग फिन्स, फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक इनटू वाटर। यानी वो देखिए एक फिश थी हमारी जैसे, तो फिश की कैसे, फिश हमारी ये मान लीजिए उसके स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिश थे, क्या थे, स्टाउट। मैं थोड़ा रेड कलर का कर लेता हूँ, इसमें मजा नहीं आ रहा है,
स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिंस थे। ठीक है, तो ये लैंड पे आ गई। ठीक है, ये लैंड पे आ गई, लेकिन लैंड में उसे अच्छा नहीं लगा, तो फिर वो पानी में चली गई। गो बैक टू वाटर, गो बैक टू वाटर। ये दो चीजें आपकी कब हुई थी? 350 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इसके बाद देखिए आता है आपका 320 मिलियन ईयर्स अगो। तो इसमें क्या हुआ था आपके? इसमें सीवीड्स आई थी, सीवीड्स और फ्यू प्लांट्स आए थे। ठीक है, 320 मिलियन ईयर्स एगो। आप लिखते जाइए 320 मिलियन ईयर्स एगो। यहाँ पे सीवीड्स और कुछ प्लांट्स, सीवीड्स और सम प्लांट्स, सीवीड्स और सम प्लांट्स कब? 320 मिलियन ईयर्स एगो आपको देखने के लिए मिले। ठीक है, और देखिए 200 मिलियन ईयर्स को भी आपको कुछ देखने के लिए मिला। बताइए आपको अगर थोड़ा ही पता है। एक चीज उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्या 1938 में एक सीलोकैन फिश थी हमारी। कौन सी? 1938 में कौन सी फिश थी? फिश का नाम था सीलाकैंथ, COELA। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए अगर ना पता हो। सीलाकैंथ फिश हमारी आई थी। इसको क्या, इसको सोचा गया था हमें कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कैसी? एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लेकिन 1938 में ये कहाँ देखने के लिए मिली हमें? ये हमें देखने के लिए मिली साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में हमें देखने के लिए मिली। हम सोच रहे थे कि ये एक्सटिंक्ट हो गई है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इतना जो है आपका क्लियर हो गया। अब और कुछ बचा क्या? और कोई डेट तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं बची। एक अभी बची है 200 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, 200 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ पे आपको कुछ रेप्टाइल्स वगैरह मतलब कि आए थे। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। चलिए, मैंने मेन चीजें आपको बता दी जो हमें याद रखनी है। यार देखिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब कि डेट्स वगैरह और थोड़ी नंबर वगैरह, जैसे आगे हम पढ़ेंगे 65 मिलियन ईयर्स को हमारे डायनासोर्स वगैरह आए थे। ठीक है, यहाँ पे थे ना स्लोली सिंगल सेल बिकम मल्टी सेल, ये हम पढ़ चुके थे। देखिए, बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स अगो मैंने आपको बताया इनवर्टिब्रेट्स हमारे आए थे, वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव। ठीक है, जॉलेस फिश प्रोबेबिलिटी इवॉल्व अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो। जॉलेस फिश आपकी 350। और मैंने आपको क्या बताया था? स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिश। ठीक है, यहाँ पे क्या देखिए 350 मिलियन ईयर अगो मैंने आपको ये भी बताया। यहाँ पे क्या था? ये था फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक इनटू वाटर। वो हमारी लैंड में आई, लेकिन उसे यहाँ पे ठीक नहीं लगा, यहाँ का माहौल ठीक नहीं लगा, और फिर वाटर में आपकी वापस चली गई। तो ये दो चीजें आपकी जॉलेस फिश। देखिए, फिश की बात है, जॉलेस फिश आपकी प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो। और क्या था आपका? फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कम ऑन लैंड एंड गो बैक इनटू वाटर। ये भी 350 मिलियन ईयर अगो आपका हुआ था। और 320 मिलियन ईयर अगो क्या था? मैं आपको इसलिए सीरीज में बता रहा हूँ कि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आपके सीवीड्स आए थे और कुछ प्लांट्स आए थे। सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर्स एगो। वी टोल्ड दैट द फर्स्ट, ये चीज आप जो है लाइन याद रख लीजिए, क्या? वी टोल्ड दैट फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड ऑन लैंड वर प्लांट्स। सबसे पहले हमारी अर्थ पे जो आए थे वो क्या थे? प्लांट्स थे। देखिए, सारी मतलब ये सारा पैरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारा का सारा पैरा आपका इंपॉर्टेंस है। पहले हमारे इन्वॉल्व यहाँ पे कौन हुए थे? प्लांट्स हमारे लैंड में आए थे, ना कि एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पहले एनिमल्स नहीं आए थे, पहले आए थे हमारे प्लांट्स। ठीक है, और देखिए आपको बता दूं, ये अभी आपको बताया ना मैंने क्या? In 1938, fish caught in South Africa happened to be coelacanth. ठीक है, happened to be a coelacanth which was thought to be extinct. हमने सोचा कि वो extinct हो चुकी है, लेकिन एक्चुअली में वो 1938 में देखने के लिए मिली। कहाँ पे देखने के लिए मिली? उसका नाम क्या था? coelacanth। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में देखने के लिए मिली। These animals called lobe fins evolved into lobe fins evolved into first amphibians and that lived on both land and water. किसमें इवॉल्व होगा ये? एम्फीबियंस में। दैट मतलब कि डेट लिव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि देखो मैं आपको एक लिख देता हूँ।
यहाँ पे आप लिख लीजिए पैरा, देखिए आप पढ़ते हैं पैरासीटामोल, ठीक है, आप यहाँ पढ़िए पैरामोल, पैरामोल, ठीक है, आप पढ़ लीजिए पैरामोल। तो पहले आपके कौन आए, देखिए मैं आपको दूसरे आगे डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे पढ़िए आप PARAV, पारव, पारव पढ़ लीजिए, पारामोल। एक पारव नाम का आपका दोस्त है, ठीक है, पारव नाम का आपका दोस्त है, ठीक है, उसके साथ आप कहाँ जाते हैं, मॉल में जाते हैं, यानी ये कैसा, पाइसेज, PIECES, पाइसेज मतलब फिश। पहले आपकी कौन आई, फिश आई, उसके बाद आपके कौन आए, एम्फीबियंस आए। कौन आए, ये आप ट्रिक लिख लीजिए, ये आपकी अभी बहुत जगह काम आएगी। एम्फीबियंस आपके आए, उसके बाद कौन आया, उसके बाद आपके रेप्टाइल्स आए। कौन आए, उसके बाद आपके रेप्टाइल्स आए, ठीक है। और रेप्टाइल्स के बाद कौन, देखिए मैंने ए भी लिखने का मेरा मतलब था, देखिए दोनों अगर ए हो जाते तो आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन यहाँ पे क्या ए भी लिख गया, दैट इज कॉल्ड एवीज। ए, देखिए कोई एव्ज कहता है, कोई एवीज कहता है, एव्ज मतलब कि बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड की बात किया जा रहा है। और ये मॉल से आ गया आपका मैमल्स, लास्ट में आपके सबसे एडवांस कौन, मैमल्स होते हैं। ये आपको एनिमल किंगडम में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया पारव मॉल, कैसा, पारव मॉल, ठीक है। ये आप लोग तो है, या पहले हमारे कौन, फिशेज आए, उसके बाद एम्फीबियंस, फिर एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, फिर हमारे बर्ड्स, फिर हमारे मैमल्स, वही यहाँ पे बोलेगा आप, देखना ट्रिक बता दी। अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। हमारे जो है एम्फीबियंस आ गए, जो हमारे लैंड और वाटर दोनों में रहते थे, ठीक है, किसमें, लैंड और वाटर दोनों में रहते थे। क्या, देखिए यहाँ पे कुछ छूट गया लगता है मुझे पीछे, तभी तो थोड़ा यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। क्या छूट गया, ये छूट गया, ये द एनिमल्स कॉल्ड लोब फिन्स, ठीक है, एनिमल्स जिन्हें हमने लोब फिन्स कहा, इवॉल्व इनटू, ये लोब फिन्स वाले आपके किस में इवॉल्व हो गए, यानी ये लोब फिन्स दे रहे हैं, फिन मतलब पानी में रहते थे, किस में इवॉल्व हो गए, ये एम्फीबियंस में। मैंने आपको बताया ना, पाइसेज आपकी एम्फीबियंस में इवॉल्व हो जाएंगी, ये आपके हो गए एम्फीबियंस में। तो लोब फिन्स वाले किसमें, एम्फीबियन में इवॉल्व हो गए, दैट लिव बोथ लैंड एंड वाटर, ये हमारे लैंड में भी रहते थे और वाटर में भी रहते थे। देयर आर नो स्पेसिमेंस ऑफ दीज लेफ्ट विद अस, इनके मतलब कोई स्पेसिमेन आज हमारे बीच नहीं बचे, लेकिन इनके मतलब कि नए नए जो बने वो तो हमारे पास होंगे ना। देयर वर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉक्स कॉल्ड आर सैलामेंडर्स, जो हमारे मॉडर्न डे के फ्रॉक्स हैं, उनके मतलब देखो फ्रॉक्स वगैरह तो है ना, वही तो मैं बोल रहा था कि वो हमारे पास नहीं है, लेकिन उनके फ्रॉक्स वगैरह हैं, किसके, ये हमारे सालामेंडर्स के, मतलब कि मॉडर्न डे फ्रॉक, देखो एंसेस्टर किसके हैं, एंड सालामेंडर्स, दे वर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉक्स एंड सालामेंडर्स, जो हमारे अभी फ्रॉक्स और सालामेंडर्स हैं, इनके क्या थे, वो एंसेस्टर थे, ठीक है, वो हमारे बीच अभी नहीं है, लेकिन उनकी जगह ये तो है ना, कौन, फ्रॉक्स और सालामेंडर्स, ठीक है। द एम्फीबियस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स, मैंने आपको बोला कि फिशेज आपकी एम्फीबियंस में हमारी क्या इवॉल्व होंगी, और एम्फीबियंस आपके रेप्टाइल्स में इवॉल्व होंगे, वही तो मैंने आपको ट्रिक से बताया। अब देखो, जो हमारे एम्फीबियंस हमारे रेप्टाइल्स में आ गए, तो रेप्टाइल्स तो हमारे कहाँ पे, जमीन में रहते हैं, एम्फीबियंस आपके पानी में भी रहते हैं, और वैसे देखो है तो पानी में, इनका एम्फी, एम्फी मतलब होता है डुअल, पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। एम्फीबियंस डेट लिव बोथ लैंड एंड वाटर, एम्फी का मतलब ही होता है डुअल, ठीक है, एम्फी का मतलब होता है डुअल, डुअल मतलब दो, यानी पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी आपके ये रहते हैं। तो ये किसमें, रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए, तो रेप्टाइल्स में जब इवॉल्व हो गए तो ये अपने एग्ज कहाँ देंगे, बताओ, ये अपने एग्ज देंगे अब पानी के बाहर, दे ले थिक एग्ज, ठीक है, जब वो एग्ज दिए उन्होंने, तो उनकी सेल जो थी वो कैसी थी, थिक थी, विच डू नॉट ड्राई अप इन द सन, अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस, यानी अगर सन में हम एम्फीबियंस के ला के रख दे तो वो तो सूख जाएगी, क्योंकि वो तो उनके जो है पानी के अकॉर्डिंग मतलब कि वो होते हैं ना, लेकिन ये जो है रेप्टाइल्स ने कहाँ पे
ए, उन्होंने जो एग्ज दिए, उनके एग्ज कैसे थे, सेल कैसी थी उनकी, थिक थी, जो व्हाइट कलर के ऊपर लेयर होती है डेट इज कॉल्ड सेल, वह कैसे थिक थी, उससे क्या सूखेंगे नहीं, ठीक है, ड्राई नहीं होंगे और मतलब कि हैच नहीं होंगे, आसानी से कोई भी आके हैच कर जाए, एम्फीबियस की तरह। अगेन वी सी दियर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स द टर्टल्स, ठीक है, उनके डिसेंडेंट्स हमारे पास अभी किसके, रेप्टाइल्स के, कौन, टर्टल्स है हमारे पास, टोर्टोइज, ये क्रोकोडाइल्स हैं। इन द नेक्स्ट 200 मिलियंस और सो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज डोमिनेट ऑन अर्थ, यहाँ पे जो रेप्टाइल्स थे कब, 200 मिलियन ईयर को पहले, कौन, डिफरेंट शेप्स और साइज के बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे। अभी लेकिन हमारे पास उनकी जगह क्या है, अभी हमारे पास उनकी जगह क्या है, क्रोकोडाइल है, ठीक है, और आपके लिजार्ड वगैरह हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स आपके कौन कौन से, अभी देखो ये दिया है, उनकी जगह हमारे क्या, जो 200 मिलियन पहले थे वो तो मान लो चले गए, उनके हमारे पास मॉडर्न डिसेंडेंट्स कौन है, उनकी जगह पे हमारे पास रेप्टाइल्स, टर्टल्स, ठीक है, ये हमारे टर्टल्स, टोर्टोइज और क्रोकोडाइल्स वगैरह हैं, ठीक है। पहले वो लोग बहुत अलग अलग शेप और साइज के थे और अर्थ पे डोमिनेंट थे। और देखिए जाइंट फर्न थे जो हमारे टेरिडोफाइट थे, वो क्या हुआ, वो कोल डिपॉजिट में कन्वर्ट हो गए, वर प्रेजेंट बट दे फॉल फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट स्लोली, धीरे धीरे वो कोल में कन्वर्ट हो गए। ये तो आपको पता है ना कि पेड़ पौधे अगर जमीन में दब जाते हैं तो वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। Some of these land reptiles went back into water to evolve fish like reptiles, हमारे कुछ लैंड रेप्टाइल्स थे जो वापस पानी में चले गए, क्यों, वो फिश में इवॉल्व हो गए। ये हम पढ़ते हैं, देखिए लिम्बलेस एम्फीबिया, ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इक्थियोसॉरस, ये क्या थी हमारे, ये है वेंट बैक इनटू इवॉल्व बैक इनटू वाटर टू इवॉल्व फिश, फिश में कन्वर्ट हो गई कब, 200 मिलियन ईयर्स एगो। अब देखो यहाँ पे 200 मिलियन ईयर एगो आपको याद रखना है, कौन, ये इक्थियोसॉरस, ठीक है, ये वापस जो है किसमें, पानी में चली गई, किससे, लैंड से, ठीक है, बैक इनटू वाटर इवॉल्व लाइक फिश, फिश की तरह ये कन्वर्ट हो गया। वैसे था तो ये रेप्टाइल, ये हमारा रेप्टाइल था, लेकिन ये पानी में चला गया वापस कब, 200 मिलियन ईयर एगो पहले की बात है। द लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स द डायनासोर्स, हमारे डायनासोर्स वगैरह भी थे, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ ना। मूवीज भी कई सारी आपके इसमें हॉलीवुड में बनी हुई है, जैसे मतलब कि डायनासोर्स के ऊपर ज्यूरासिक वर्ल्ड और वो टायरोसिक और पता नहीं क्या क्या बनी हुई है, कई सारी मूवीज वगैरह बनी है, मूवीज वगैरह ज्यादा देखता नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आगे देखिए क्या है, द बिगेस्ट ऑफ देम, यानी रेप्टाइल्स जो हमारे डायनासोर्स थे वो सबसे बड़े थे उस टाइम पे, ठीक है। फिर क्या था, टायरोनोसोरस, ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया, इसकी लंबाई कितनी थी, 20 फीट इन हाइट। अब समझिए 20 फीट का अगर कोई रेप्टाइल आपके सामने आ जाए, अगर मगरमच्छ को देख के ही हमारी क्या हालत हो जाती है भाई, अगर क्रोकोडाइल को ही देख के ही हालत हो जाती है और कोई 20 फीट का रेप्टाइल हमारे सामने आ जाए तो क्या हो, ठीक है। हैड ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ, उसके बहुत ज्यादा डरावने और डैगर लाइक टीथ थे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है किसके बारे में, डायनासोरस के बारे में। डायनासोरस हमारे थे जो थे वो 65 मिलियन ईयर को क्या ऐसा माना गया कि अचानक अर्थ से डिसअपियर हो गए। अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो द डायनासोर सडनली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से हमारे सडनली डिसअपियर हो गए। इसका कोई अभी हमें रीजन देखने के लिए नहीं मिला, अभी तक ना कोई इसका प्रॉपर रीजन पता चला, वी डू नॉट नो द ट्रू रीजन। सम से क्लाइमेटिक चेंजेस किल्ड देम, मतलब कि कुछ अचानक से कोई प्राकृतिक आपदाएं आई, ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज आई और वो खत्म हो गए। सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड्स, कुछ लोग बोलते हैं कि वो बर्ड्स में इवॉल्व कर गए, कौन, हमारे डायनासोर्स, ठीक है। लेकिन ट्रूथ में भी लाइफ बिटवीन, लेकिन ट्रूथ इसके बीच में ही कुछ है, लेकिन असलियत किसी को नहीं पता है, ठीक है। स्मॉल साइज्ड रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे, यानी उस टाइम पे जो छोटे छोटे रेप्टाइल्स वगैरह थे वो आज भी हमारे बीच पाए जाते हैं, ठीक है, वो आज भी हमारे बीच यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको समझा देता हूँ, देखो कौन कौन से, द फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्रिम्प्स, हमारे जो पहले मैमल्स आए यहाँ पे देखो, पहले हमारा कौन आया, पहले हमारी फिश आई, पहले हमारी फिश आई, वो ट्रिक याद रखना, ठीक है, कौन, पारव मॉल, ठीक है, पारव मॉल, ठीक है। तो ये क्या है आपका, पहले फिश आई, फिश आपकी किस में गई, पी ए,
ए हमारा एम्फीबिया में गए, ठीक है। एम्फीबिया से आपकी PAR, आर किसमें, मतलब रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स आपके गए एवीज में यानी बर्ड्स में, ठीक है। बर्ड्स आपके मैमल्स में। तो फर्स्ट आपके जो है मैमल्स वर लाइक श्रिप्स, ठीक है, श्रिप्स की तरह थे। दियर फॉजिल्स और स्मॉल साइज, उनके फॉजिल्स वगैरह मिले होंगे, ठीक है, उनको देखा गया। तो उसी टाइम पे जो छोटे रेप्टाइल्स वगैरह थे वो आज भी हमारे बीच पाए जाते हैं। मैमल्स वर विविपेरस, मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताया, जो यंग वंश को जन्म देते हैं, सीधे बेबी को जन्म देते हैं, दे आर कॉल्ड विविपेरस एंड प्रोटेक्टेड दियर अनबॉर्न यंग वंश इनसाइड द मदर्स बॉडी। यानी जो एक जोते हैं वो तो बाहर आ गए, मान लो कोई फोड़ के चला जाए, क्या पता बेबी होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो बॉडी के अंदर होता है और उसकी सेफ्टी रहती है यंग वन, ठीक है। और ये यंग वन को जन्म देते ही हमारे कैसे मैमल्स होते हैं। मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट। मैमल्स हमारे इंटेलिजेंट होते हैं, ये देखिए सिंपल सी बात है, लिखी हुई नहीं, आपको पता है कि मैमल्स हमारे इंटेलिजेंट होते हैं। When reptiles came down, mammals took over this earth. जैसे ही रेप्टाइल्स की आपकी जनसंख्या कम हुई, रेप्टाइल्स आपके कम हुए। When reptiles came down, जैसे ही रेप्टाइल्स आपके कम हुए, रेप्टाइल्स आपके कम हुए, तो मैमल्स ने took over this earth, मैमल्स यहाँ पे हावी हो गए अर्थ पे, यहाँ पे मैमल्स बहुत ज्यादा हो गए, वही यहाँ पे बोला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है आपका एक, यहाँ पे बोला है, कहाँ से, देयर वर साउथ अमेरिकन, देयर वर साउथ अमेरिकन मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, ठीक है। जैसे साउथ अमेरिकन जंगल्स में हॉर्स हो गए, हिप्पोपोटामस हो गए, बियर हो गए, रैबिट हो गए, एक्सेट्रा और भी हो गए, ठीक है। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब कि एक जगह दूसरी जगह मूव करने की वजह से, ठीक है। When साउथ अमेरिकन ज्वाइन टू द नॉर्थ अमेरिका, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण जो हमारा साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपकी लिखी हुई है, दीज एनिमल्स वर ओवर हिडन बाई नॉर्थ अमेरिकन फौना। फौना मतलब एनिमल्स, फौना मतलब आपका एनिमल्स, यानी जब साउथ अमेरिका आपका नॉर्थ अमेरिका से मिल गया, ठीक है, ज्वाइंट हो गया, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका वालों ने कब्जा कर लिया और साउथ अमेरिका वालों को एलिमिनेट कर दिया। दीज एनिमल्स वर ओवर हिडन बाई नॉर्थ अमेरिकन फौना, यानी नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स ने इनको भगा दिया वहां से, मतलब ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर एनिमल्स, एनी अदर मैमल्स। देखिए वहां पे जब नॉर्थ अमेरिका वाले ज्वाइन हो गए साउथ अमेरिका से, तो उनको उन्होंने क्या एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, क्यों, वहां पे कंपटीशन नहीं था। ये देखिए, ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कंगारू etc, पाउड मैमल वही तो होते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल, वहां पे ये सर्वाइव कर गए, ठीक है। ड्यू टू सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन अमंग फ्रॉम एनी अदर मैमल, ठीक है। वो लोग क्योंकि वहां पे जो है कंपटीशन देखने के लिए नहीं था, वहां पे जब कंपटीशन नहीं था तो वो सर्वाइव कर गए। फिर क्या है, लेस्ट वी फॉरगेट सब मैमल्स लाइव होली इन वाटर, हमें पता है कि पानी में भी कुछ मैमल्स रहते हैं, व्हेल वगैरह हमारी मैमल्स ही तो हैं। जैसे व्हेल हो गई आपकी, डॉल्फिन्स हो गए, सील्स हो गए, सी काऊ हो गए, सील्स और सी काऊ, ये चीज याद रखिए, मैमल है हमारे। कौन, व्हेल भी है, देखो मछली है लेकिन पानी में रहती है, फिर भी हमारी ये मैमल है। व्हेल, डॉल्फिन, सील्स एंड सी काउज आर सम एग्जांपल्स किसके, मैमल्स के, ये आप याद कर लीजिए। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग, ये हम जो है अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, मतलब हायर क्लासेस में आपके पढ़ेंगे, इनकी स्पेशल स्टोरीज है इवोल्यूशन की, ठीक है, किसकी, हॉर्स की, एलिफेंट की, डॉग की, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट दीज इन हायर क्लासेज, इनके बारे में हम हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इन इवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज, स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, भाई यानी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो इवोल्यूशन की स्टोरी है वो ह्यूमन की है, ठीक है, किसकी, ह्यूमंस की। मैन मतलब यहाँ पे ह्यूमंस के बारे में बोला गया है, ठीक है, यहाँ ह्यूमंस के बारे में बोला गया। भाई हम देखिए अच्छी लैंग्वेज बोलने लगे, ठीक है, अच्छे कपड़े पहनने लगे, ठीक है, सजने संवरने लगे, मतलब देखिए सेल्फ कॉन्शियसनेस हो गए, अच्छी लैंग्वेज का यूज करने लगे,
ठीक है। पहले मतलब देखिए कोई लैंग्वेज ही नहीं थी, पहले कोई साइन वगैरह कुछ ऐसे यूज करते थे, फिर धीरे धीरे बोलना सीखे। आज देखिए कितनी भाषाएं हैं, अलग अलग हुए हैं, ठीक है। कोई जर्मन बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है। हम में ही देख लीजिए कितने ज्यादा डिफरेंसेस देखने के लिए हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा इवॉल्व कर गए, ठीक है। पहले हम लोग जानवरों के जैसे चलते थे, धीरे धीरे हमारा पोजीशन कैसा इरेक्ट हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीज चेंजेस आपको देखने के लिए मिले। सबसे ज्यादा इवोल्यूशन में चेंजेस देखने के लिए मिले वो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। A rough sketch of evolution of life forms. Their times or geographical scales are indicated in figure 6.9 and 6.10। वो फिगर भी हम अभी देख लेंगे, ठीक है। अब एक इस चैप्टर का हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा? इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। ये हम अब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं पहले इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। क्या लिखते हैं? इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। ये मैं पहले यहाँ पे एक सेकेंड लिख लेता हूँ। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ये मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे जो करीब देखने के लिए मिले कितने साल पहले, करीब करीब 15 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो हमारे प्राइमेट जो थे हमारे, उन्हें कौन कौन से मिले? ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस। देखिए 15 मिलियन ईयर्स एगो कौन? ड्रायोपेथिकस। और देखिए स्पेलिंग से थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिए। और रामापेथिकस कौन? अलग अलग है दोनों, एक साथ मत मान लेना। रामापेथिकस, ठीक है। ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस, यहाँ पे ई है, ठीक है। ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस ये कब मिले? 15 मिलियन ईयर एगो। अब एक चीज इसमें देखिए कि जो मोर मैन लाइक थे, मैन लाइक, वो आपके थे रामापेथिकस। राम जी कैसे थे? हमारे इंसान के जैसे ही थे ना हमारे राम जी। तो ठीक है, वहां से आप याद कर लीजिएगा रामापेथिकस हमारे मैन लाइक, और ड्रायोपेथिकस आपके एप लाइक, ठीक है। ये एप लाइक यानी लंगूर जैसे कुछ दिखते थे, ये हमारे एप लाइक थे। और रामापेथिकस हमारे कैसे थे? मैन लाइक थे, ठीक है। ये कब मिले? 15 मिलियन ईयर्स एगो। और ये जो है हेयरी थे, कैसे थे? हेयरी। और वॉक कैसे करते थे? देखिए अब देखिए ये हमारे हेयरी थे, यानी इनके पूरे शरीर में बाल थे, हेयरी। वॉक लाइक गोरिल्ला, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी की तरह ये चलते थे। गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, चिंपैंजी हमारे, ठीक है। गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह ये चलते थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए पूरे लिखी क्या लिख देता हूँ। चिंपैंजीज की तरह ये पूरे चलते थे, ये चीज हमें याद करनी है। और देखिए इसमें क्या इनके जो हमें क्या फॉजिल्स देखने के लिए मिले। भाई ये 15 मिलियन पहले हम थोड़ी जिंदा थे अभी, लेकिन इनके फॉजिल्स देखने के लिए जब मिले तब पता चला हमें कि 15 मिलियन पुराने हमारे फॉजिल्स हैं। और फॉजिल्स इनके कहाँ मिले थे? हमें इनके फॉजिल्स मिले थे इथियोपिया, इथियोपिया एंड तंजानिया, इथियोपिया एंड तंजानिया में इनके फॉजिल हमें देखने के मिले। अब देखो याद क्या करना है, 15 मिलियन ईयर अगो पहले मिले मैन लाइक थे, कौन? राम जी, रामापेथिकस। और ड्रायोपेथिकस आपका एप लाइक था, दोनों हेयरी थे और कैसे गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे, ठीक है। इनके फॉजिल्स हमें देखने के लिए कहाँ पे मिले? फॉजिल्स हमें इनके मिले इथियोपिया और तंजानिया में, ठीक है। और देखिए इसके बाद हमारे 3 से 4 मिलियन ईयर एगो पहले, 3 से 4 मिलियन ईयर एगो पहले, 3 से 4 मिलियन ईयर एगो पहले कुछ होमिनिड मिले थे। होमिनी मतलब होमिनिड यानी ह्यूमन लाइक थोड़े थोड़े देखने के लिए मिले थे, इनके पास होमिनिड फीचर्स थे, ठीक है। ये हमें कब मिले? 3 से 4 मिलियन एगो पहले,
ठीक है, ये हमारे क्या थे, ये हमें मिले थे ईस्टर्न अफ्रीका के आसपास, ये मिले थे हमें ईस्टर्न अफ्रीका के आसपास। और ये हमारे जो है 4 फीट से ज्यादा लंबे नहीं थे, नॉट टॉलर देन 4 फीट। और ये डिड नॉट ईट मीट, ये हमारे मीट नहीं खाते थे, डिड नॉट ईट क्या, मीट, ये हमारे मीट नहीं खाते थे। ठीक है, तो इनके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, नहीं फिर पूरा पूरा बताने में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए, ऑरिजिन ऑफ एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, यहाँ मैन का बोला गया लेकिन हमारे ह्यूमंस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, कॉमनली मैन को ले लिया है। तो यहाँ पे क्या है, अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, ठीक है, ये मिले वर एग्जिस्टेड, ठीक है, देवर हेयरी एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज, मैंने आपको बताया ना कि ये गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे। रामापिथेकस वर मोर मैन लाइक, ये हमारे मैन लाइक थे, राम जी हमारे मैन थे ना, और भगवान थे मतलब, लेकिन वो इंसान के जैसे थे ना। डायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक, ये एप के जैसे थे। फॉजिल्स इनके कहाँ मिलते, इथियोपिया और तंजानिया में। फ्यू फॉजिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तंजानिया, ठीक है, इस ये हमारे यहाँ पे हो गया। ठीक, और क्या, दीज रिवील्ड होमिनिड फीचर्स लीडिंग टू द बिलीव डेट अबाउट, कब होमिनिड फीचर्स वाले हमारे कब मिले, 3 से 4 मिलियन ईयर एगो, इनमें कुछ होमिनिड फीचर्स थे। क्या, मैन लाइक प्राइमेट्स, पहली बात तो मैन लाइक थे, और वॉक्ड इन ईस्ट अफ्रीका, मतलब इनके जो फॉजिल्स हमें देखने के लिए मिले थे वो मिले ईस्ट अफ्रीका में। ठीक है, ये मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्ट अफ्रीका, नहीं ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, फिर क्या है, दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट बट वॉक्ड अपराइट, ये देखिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे 4 फीट से ज्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन वॉक्ड अपराइट, कुछ कुछ सीधा होके चलने लगे थे, बिल्कुल सीधा नहीं चलने लगे थे, नहीं वहां पे होता इरेक्ट, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, वॉक्ड अपराइट 4 फीट बट वॉक्ड अपराइट, यानी कुछ कुछ सीधा होके चलने लगे थे। फिर क्या हुआ, अबाउट 2 मिलियन ईयर से आपके आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके बारे में आपको फिर हमारे 2 मिलियन ईयर एगो देखने के लिए क्या मिले, 2 मिलियन ईयर एगो कौन थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, लेकिन देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब ये नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलिया में मिले थे, ठीक है, आप इसमें मतलब कि कंफ्यूज मत हो जाना, ये हमें मिले थे ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में, कहाँ पे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में, ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में, कब, 2 मिलियन ईयर को पहले मिले थे। ये क्या करते थे, ये हंटिंग करते थे, ठीक है, ये हंटिंग करते थे, और हंटिंग से स्टोन वेपन से, ये पहले मतलब कि होमिनिड लाइक थे जो हंटिंग करते थे स्टोन वेपन्स का यूज करके, ठीक है, ये हंटिंग करते थे किसका, स्टोन वेपन का यूज करके, लेकिन ये खाते क्या थे, ईट फ्रूट, भाई देखो ये नॉनवेज नहीं खाते थे, ईट फ्रूट, ये फ्रूट खाते थे, ठीक है, हंटिंग तो करते थे लेकिन खाते ये फ्रूट थे। ठीक है, इसके बाद हमारे कौन आए, फर्स्ट ह्यूमन लाइक हमारा आया कौन, होमो हैबिलिस, फिर हमारा आया होमो हैबिलिस। देखिए ये थोड़े मतलब कि ह्यूमन लाइक आ गए थे, कौन, होमो हैबिलिस। तो यहाँ पे यूज हुआ है एनसीईआरटी में आपकी, फर्स्ट ह्यूमन लाइक कौन आए थे, होमिनिड, ठीक है, होमो हैबिलिस, इसके बाद आए थे होमो इरेक्टस, एक एक पढ़ेंगे, होमो हैबिलिस। तो यहाँ देखिए पहली चीज तो इनकी ब्रेन कैपेसिटी, इनकी ब्रेन कैपेसिटी देखिए आपको याद करना, इनकी कितनी, 650 टू 800 सीसी थी, 500 टू 800 सीसी इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी। ठीक है, इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 600, और ये भी आपके जो है मीट नहीं खाते थे, ये भी आपके मीट
नहीं खाते थे, ठीक है, ये भी आपके मीट नहीं खाते थे। इसके बाद हमारा है कौन, होमो इरेक्टस। इसके बाद आए हमारे होमो इरेक्टस। देखिए होमो इरेक्टस आपके कब आए बताओ। होमो इरेक्टस देखिए आपके आए थे, पहली बात देखो होमो इरेक्टस आपके 1.5 मिलियन ईयर एगो आए थे। मैंने 2 मिलियन ईयर एगो आपको बताया कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए थे। उसी के बाद फिर हमारे कौन आए, होमो हैबिलिस आए, फिर होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस कब आया, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। कौन, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस आपके कब आए, ये आए 500 मिलियन ईयर अगो। इनके हमें जो है फॉजिल कहाँ देखने के मिले, इनके फॉजिल हमें मिले कहाँ, जावा में। ये हमारे जावा मैन के नाम से जाने गए, जावा में। इनके फॉजिल्स हमें जावा में देखने के लिए मिले, ठीक है, इसीलिए इनको हमने जावा मैन भी बोला। क्या बोला, जावा मैन। कब मिले थे, 1891 में। ये फॉजिल मिले 1891 में, ठीक है। बाकी ये तो कब थे, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। ये हमारे 1.5 मिलियन ईयर एगो थे। इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, ब्रेन कैपेसिटी थी इनकी आपकी 900 सीसी। 900 सीसी इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी। देखिए ब्रेन कैपेसिटी याद कर लेना, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये क्या करते थे, ये मीट खाते थे, ईट मीट। देखो होमो हैबिलिस नहीं खाते थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं खाते थे, लेकिन ये आपके क्या, मीट खाते थे। चलिए इतना मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे वाले के बारे में बता दूंगा, नहीं फिर आप जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ हो गया था ये। हाँ 2 मिलियन ईयर एगो हमारे कौन पाए गए थे, 2 मिलियन ईयर एगो हमारे पाए गए थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस। प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। कहाँ, ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड्स में ये रहते थे। एविडेंसेस शोज दे हंटेड विद सम स्टोन वेपन्स। ये विद स्टोन वेपन्स की हेल्प से ये हंटिंग करते थे, बट इसेंशियली एट फ्रूट्स। और ये क्या खाते थे, फल खाते थे, मतलब ये नॉनवेज नहीं खाते थे। सम ऑफ द बोन्स अमंग बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट। यानी उस टाइम पे जो बोन्स मिली हमें, उस टाइम के मतलब कि ह्यूमंस की, वो जो है थोड़ी से आज के उसके डिफरेंट हैं। सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट। जो बोन्स वहां पे मिली वो सब डिफरेंट है थोड़ी सी, ठीक है, कुछ बोन्स डिफरेंट है। दीज क्रिएचर्स वर कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक। इन बोन्स से पता लगा कि थोड़े थोड़े ह्यूमन लाइक थे। पहले ऐसे ही हमें मिले कौन, होमो हैबिलिस, जो थोड़े कैसे थे, ह्यूमन लाइक थे, इसीलिए यहाँ पे होमनिड यूज किया होगा। बीइंग द होमनिड एंड वाज कॉल्ड होमो हैबिलिस। इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 650 टू 800 सीसी थी, ठीक है, ब्रेन कैपेसिटी आपकी 650 टू 800 सीसी थी। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, ये मीट नहीं खाते थे। अब देखिए यहाँ मैंने जावा मैन के बारे में भी आपको बता दिया। द फॉजिल्स इन जावा इन 1891 रिवील द नेक्स्ट स्टेज। यानी होमो इरेक्टस के बाद आपके होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस आए। ये कब, 1.5 मिलियन ईयर से गो आए, ठीक है। अब आएगा हमारा निएंडरथल। इनकी देखिए ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 900 सीसी। होमो इरेक्टस हैड ए लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सीसी। इसका इनका ब्रेन जो है थोड़ा बड़ा था, कैसा था, बड़ा था, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, आगे आपको पढ़ने से सुन, एक चीज यहाँ पे देख लो। देखो ये बेबी चिंपैंजी है, क्या है, बेबी चिंपैंजी। कौन, ये देखिए बेबी चिंपैंजी की स्कल है। तो बेबी चिंपैंजी, सॉरी किस, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ए कंपेरिजन ऑफ स्कल्स ऑफ अडल्ट मॉडर्न ह्यूमन विद बेबी चिंपैंजी। तो ये आपकी क्या, एंड अडल्ट चिंपैंजी एंड स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक अडल्ट ह्यूमन स्कल देन अडल्ट स्कल। देखो ये जो हमारा ह्यूमन है, ये ह्यूमन की स्कल है, और ये बेबी चिंपैंजी की स्कल, ये दोनों आपस में थोड़ी सिमिलर दिख रही हैं। लेकिन अडल्ट में देखिए सिमिलर नहीं है। अडल्ट का देखिए जबड़ा पूरा बाहर निकला हुआ है, इसका जॉ पूरा प्रोनेथस यानी बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। तो बेबी चिंपैंजी की स्कल कुछ कुछ ह्यूमंस के सेम है, ये आपको यहाँ बताना जरूरी था। आगे चलिए, बस हम एक लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आगे हमारा क्या है,
आगे हमारा होमो इरेक्टस के बाद कौन आया, देखो ये तो मैं आपको बता चुका कि ये मीट नहीं खाते थे। फिर आया निएंडरथल मैन, कौन आया, निएंडरथल मैन। तो यहाँ पे क्या है, द निएंडरथल मैन विद ब्रेन कैपेसिटी कितनी, इनकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी, 1400 सीसी, लिव्ड नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ये इनके जो हमें फॉसिल्स मिले कहाँ पे, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में मिले। देखिए अब यहाँ पे 1 लाख से 40,000 पहले ये लोग पाए गए थे, यानी 1 लाख से 40,000 ईयर्स पहले ये पाए गए। देखिए बिल्कुल अब ये बिल्कुल पास्ट की बात कर रहा है, पास ही के, ठीक है। 1 लाख टू 40,000 ईयर्स बैक हमें इनके फॉसिल अभी जो हमें मिले, इतने मतलब टाइम के पहले ये पाए जाते थे। कौन, निएंडरथल। ये क्या करते थे, ये थोड़े समझदार हो गए थे, ठीक है। इनकी ब्रेन कैपेसिटी भी देखिए बहुत ज़्यादा थी, ये थोड़े समझदार हो गए थे। ये अपने क्या करते थे, दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट दियर बॉडी, ये कपड़े पहनने लगे थे। कपड़े मतलब ये हमारे जैसे नहीं भाई कि ब्लेजर पहन के निकल लिए, दे आर लाइक की मतलब कि एनिमल्स की स्किन्स का, ठीक है, एनिमल्स की स्किन्स को यूज करने लगे। हाइड्स उन्हीं को यहाँ पे बोला गया है, उनसे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगे, ठीक है, कपड़े पहनने लगे। बरीड दियर डेड, यानी जिनकी डेथ हो जाती थी उनको बरी करने लगे, बरी मतलब कि दफनाने लगे जमीन के नीचे, ठीक है। ये मतलब थोड़े से क्योंकि समझदार थे और एडवांस भी यही है। फिर क्या, होमो सैपियंस अरोज इन अफ्रीका एंड मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेज। फिर जो है ह्यूमन की होमो सैपियंस हमारे जो इनके बाद आए, इनके बाद हमारे होमो सैपियंस आए, इनका क्या, ये हमारे अफ्रीका में अरोज हुए, ठीक है, अरोज इन अफ्रीका। फिर वहां से अलग अलग जगह के लिए मूव कर गए, ठीक है, इनटू डिस्टिंक्ट रेसेज, अलग अलग जगह के लिए ये कई तरह की मतलब कि ये अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। फिर क्या था, ड्यूरिंग आइस एज, आइस एज कब था, 75,000 टू 10,000 ईयर्स एगो, हमारा इसको हमने बोला आइस एज, ठीक है। और ये हमारी एग्रीकल्चर वगैरह 10,000 ईयर्स पहले पाई गई। ये देखिए हमारी जो है धीरे धीरे सब अभी बताता हूँ आपको। ये क्या है, ईयर्स एगो मॉडर्न होमो सैपियंस अरोज, ठीक है, अराउंड कितने 75,000 से 10,000 साल पहले आपके मॉडर्न होमो सैपियंस आए, ठीक है, ड्यूरिंग आइस एज, यानी बिटवीन 75,000 से 10,000 साल पहले हमारे कौन, मॉडर्न होमो सैपियंस आए, ठीक है, यानी हम लोग मॉडर्न होमो सैपियंस। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट्स डेवलप्ड, प्री हिस्टोरिक मतलब कि जो पहले बनाई गई थी केव आर्ट्स, यानी गुफाओं में जो आर्ट्स वगैरह बना दी गई थी पत्थरों पे, 18,000 ईयर्स एगो, ये कब, 18,000 साल पहले जो हमारे मतलब कि होमो सैपियंस थे वो बनाने लगे थे आर्ट्स वगैरह, कहाँ पे, पत्थरों पे, गुफाओं पे। वर सच क्यों पेंटिंग बाई प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कैन बी सीन इन भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के भीमबेटका के रॉक शेल्टर पे बहुत सारी ऐसी आकृतियां देखने के लिए मिली हैं, बहुत सारे आर्ट्स देखने के लिए मिले हैं। कब, अबाउट 18,000 ईयर्स बैक, ठीक है। फिर क्या, एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर्स बैक, एग्रीकल्चर जो हमारी है वो 10,000 ईयर्स पहले के आसपास आई। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स स्टार्टेड, फिर ह्यूमन का सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। द रेस्ट व्हाट हैपेंड इन पार्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ द ग्रोथ एंड डिक्लाइन सिविलाइजेशन, बाद में आगे आपकी सिविलाइजेशन होने लगा, डेवलपमेंट वगैरह होने लगा, आगे धीरे धीरे हम लोग इवॉल्व कर गए, ठीक है। तो देखिए ये ह्यूमन में आपको याद रखना, जो मेन यहाँ पे ह्यूमन के इवोल्यूशन के बारे में बात किया गया, क्या है, ब्रेन कैपेसिटी। मेन आपके जो ह्यूमन के इवोल्यूशन की बात की गई है, हमने बात की है किसकी, ब्रेन कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी की बात की है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और मतलब कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग को जो लिखने का मन करे वो लिख दीजिए, ठीक है। कोई कमी लग रही है तो वो भी आप लोग बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू।